चैप्टर 15 एम्मा। पूर्वी तट पर वापस आकर मैंने कुछ दिन बोस्टन में बिताने का फैसला किया। न्यूयॉर्क के अनुभव के बाद मैं निश्चित नहीं था कि मैं लोगों की इतनी भीड़ को बर्दाश्त कर पाऊंगा, लेकिन इस एरिया का समृद्ध इतिहास मुझे वापस यहाँ खींच लाया था। ये अमेरिका के पुराने शहर में से एक था और मैं यहाँ की संस्कृति के बारे में कुछ और जानना चाहता था। बोस्टन कमोन शहर के बीच एक बड़े से पार्क जाने के लिए मैंने सबवे लेने का निर्णय लिया। सबवे का रास्ता बहुत उलझन भरा था, लेकिन मुझे कुछ मददगार कॉलेज का छात्र का समूह मिल गया जिन्होंने मुझे जेफरेंट कैरल और लाइनों के बारे में काफ़ी कुछ समझा दिया। तो मैं सबवे से बाहर पार्क के नज़दीक टोरंटो स्ट्रीट पर आकर खुश था। वहाँ लोगों की खासी भीड़ थी, लेकिन उतनी भी नहीं जितनी कि न्यूयॉर्क में थी। दरअसल यहाँ के लोग मिलनसार थे। वहाँ घास पर लेटकर धूप का मजा लेते कॉलेज के छात्र थे, तो फीस भी लिखते कुछ लोग भी। प्लेग्राउंड से निकलते हुए मैं एक बूढ़े आदमी को बच्चों के लिए बलून कैरेक्टर बनाते देखकर रुक गया। जब उसने मेरे हाथ में एक ग्रीन डॉग थमाया तो वहाँ जमा बच्चे खिलखिलाकर हंसने लगे। जब मैं जाने लगा तो एक छोटी लड़की का बलून फट गया और वो रोने लगी। मैंने उसे अपना डॉग दिया, बदले में वो खुशी से मेरे गले लग गई। मैं हंसा, उसमें से सेब की महक आ रही थी। आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, छोटी बच्ची ने मासूमियत से कहा। हमारे साथ पूल में चलोगे? मैंने मदद के लिए उसके पिता को देखा। वैसे तो मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं समझ पाया कि वो क्या कह रही थी। उसके पिता मुस्कुराए। लगता है तुम्हें नया दोस्त मिल गया, उन्होंने कहा। ये एम्मा है, उन्होंने उसके घुंघराले भूरे बालों में उंगलियां फिराते हुए कहा। मेरा नाम मैक्स है, उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। विवान, मैंने कहा। एम्मा हंसने लगी। कितना फनी नेम है, उसने कहा। आपकी बातें भी फनी है एम्मा, उसके पिता ने धमकाया। कोई बात नहीं, मैंने कहा। मैं दूसरे देश से आया हूँ, बहुत बहुत दूर से। मैंने उस बच्ची को समझाया। आपकी बच्ची कहाँ है, उसने पूछा। एम्मा, मैं मुस्कुराया। मुझे उस मासूम बच्ची का साथ खूब भा रहा था। मेरी अभी तक कोई बच्ची नहीं है, पर सोचता हूँ कि जब भी होगी बिल्कुल तुम्हारी जैसी ही होगी। उसने अपने पिता का हाथ खींचना शुरू कर दिया। लगता है अब हमें पुल की तरफ चलना चाहिए, मैक्स ने माफ़ी मांगते हुए कहा। वैसे तुम भी हमारे साथ आ सकते हो, आज बहुत गर्मी है। मैं भी पुल में अपने पैर डुबोकर बैठने वाला हूँ। मैं खुशी से तैयार हो गया। लंबे समय तक अकेले घूमने के बाद यूं किसी का साथ दरअसल अच्छा लग रहा था। एम्मा ने मेरा हाथ भी पकड़ लिया और वो उछलते कूदते हुए हमारे साथ पुल की तरफ बढ़ने लगी। पुल दरअसल पत्थर का बड़ा सा एरिया था जिसके बीच में एक फव्वारा लगा था और कुछ इंच पानी वहाँ भरा हुआ था। बच्चे फव्वारे के नीचे मस्ती कर रहे थे। पूल में एम्मा ने जल्दी से अपने जूते उतारे और छपाक से पानी में छलांग लगा दी। मैक्स और मैंने भी वैसा ही किया। मेरे लिए किसी अजनबी के सामने अपने जूते जुराब उतारना जरा अजीब था, लेकिन मैक्स को इसमें जरा भी झिझक नहीं थी। उसने झट से अपने स्नीकर्स उतारे, पुल के किनारे पानी में पैर डालकर बैठ गया। हम पानी में पैर डालकर बैठे हुए एम्मा को पूल में अपने बैलून डॉग के साथ खेलते हुए देख रहे थे। तुम यहीं रहते हो या घूमने आए हो, मैक्स ने पूछा। मैं घूमने आया हूँ, मैंने जवाब दिया। मैं दुनिया देखना चाहता था, इसीलिए इंडिया में अपने जॉब छोड़कर टूर पर निकल लिया। वाह, उसने कहा। तो तुम कब तक ट्रैवलिंग करने वाले हो? पता नहीं, मैंने कहा। मैं कभी घर नहीं जाना चाहता, लेकिन जाना पड़ेगा। अगर घूमना मुफ्त में होता तो वे कभी दोबारा मुझे देख नहीं पाते। वे? मैक्स ने पूछा। इंडिया में मेरे दोस्त, मैंने कहा। तो तुम मैरिड नहीं हो, उसने कहा। नहीं, मैंने कहा। और तुम? नहीं। एम्मा की माँ और मैं उसके पैदा होने के कुछ समय बाद ही अलग हो गए। हमें एहसास हुआ कि हम जीवन साथी के बजाय दोस्त ही भले थे। आई एम सॉरी, अचानक ही मेरे मुंह से निकला। नहीं, दरअसल हमारे लिए अच्छा ही है।
यकीनन मैं अम्मा को उतना नहीं देख पाता जितना मैं चाहता हूँ, लेकिन जो भी समय हम साथ बिताते हैं वो अनमोल है। उसके साथ बिताए हर पल को मैं एंजॉय करता हूँ। तो ऐसा कोई ख़ास नहीं है जो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हो? मैंने मीरा के बारे में सोचा। हाँ है तो, मैंने अपने पैरों को ठंडे पानी में खींचते हुए कहा। हालांकि वो एक दोस्त ही है, लेकिन उसने जोर दिया। मेरे कंधे उचकाए, लेकिन शायद दोस्त से ज़्यादा मैंने माना। किसी के सामने ये मानकर मुझे अच्छा महसूस हुआ, भले ही वो पूरी तरह से अजनबी था। तुम्हें क्या लगता है, जब तुम लौट कर जाओगे तो वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी? मैंने आह भरते हुए इस बारे में सोचा। उम्मीद तो है। उसने आगे झुककर मेरा कंधा थपथपाया। तो मेरे दोस्त, तुम्हें वापस जाने में देर नहीं करनी चाहिए। चैप्टर 16, वो अजनबी। आखिरकार मैं पेरिस में प्रोमोनेंट प्लांटिया पार्क में बैठा शाम की पिकनिक मनाते हुए क्रिस्टी ब्रेड और केटल चीज़ खा रहा था। मेरे सामने मेरे सफ़र का सबसे सुंदर सनसेट होने वाला था। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज आग के रंगों में फूटते हुए गुलाबी, नीले और जामुनी कपड़े पहन रहा था। मेरे सामने बेंच पर सटकर बैठे जोड़ों ने ज़रूर अच्छा समय बिताया था। मैंने आदमी को अपने घुटनों के बल बैठते हुए देखा। एलिजाबेथ, मैं मूर्ख था। मैं तुम्हें पीछे छोड़कर बिजनेस ट्रिप पर और दुनिया घूमने के लिए निकल गया था। जब मुझे एहसास हुआ कि ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ मैं तुम्हारे बिना रह सकूं, ऐसी कोई औरत नहीं है जो तुम्हारे जैसी हो, नहीं तुमसे ज़्यादा मेरे लिए कोई ख़ास है। तुम मेरा सब कुछ हो और हमेशा रहोगी। तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। भले ही सांस आए या जाए, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सामने बैठी महिला एलिजाबेथ की खुशी शब्दों में बयां नहीं की जा सकती थी। प्यार एक ख़ास राय है। उन्हें गले लगता देख मैंने सोचा, जब आपको प्यार होता है तो आपके पास जीने और ज़िंदगी का आभार जताने के लिए सब कुछ होता है। लेकिन जब आपका प्यार खो जाता है तो हर दिन आप अपने ही खोल में बंद होते चले जाते हैं। इस धरती पर जीने का मकसद सिर्फ सर्वाइवल ही होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप प्यार की तरह ही किसी दूसरी चीज़ के महत्वपूर्ण महसूस कर पाओ। ओह स्वीट, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने भावनाओं से भरे उसके शब्द सुने। यह खूबसूरत दिन है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आए हो? बिजनेस सूट पहने एक वृद्ध व्यक्ति ने मुझसे पूछा। वो बेंच पर मेरे ही पास बैठ गए थे। अपने चॉकलेट क्रोइस्केन में डूबे हुए मैंने उन्हें पास बैठने का न्योता नहीं दिया था, लेकिन उनका मुझसे यूं बात करना मुझे बुरा नहीं लगा। अपने दिल के आह के साथ मुझे महसूस हुआ कि मैं कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस कर रहा था। मैंने अपना सिर हिलाते हुए अपनी पेस्ट्री का डब्बा दोस्ताना अंदाज में उनकी तरफ बढ़ा दिया। उन्होंने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाकर एक पेना चॉकलेट उठा लिया। उन्होंने खामोशी से उसे टोस्ट के अंदाज में ऊपर उठाया और फिर बढ़िया सी बाइट ली। अपनी गोद से उसका चूरा झाड़ते हुए उन्होंने कहा, शुक्रिया मेरे दोस्त, इस ट्रीट के लिए। मुझ पर तुम्हारी ये कॉफ़ी उधार रही। लेकिन प्लीज़ मुझे बताओ कि इस सुंदर शहर में तुम अकेले क्या कर रहे हो? मैंने घूमने के लिए अपनी जॉब छोड़ दी। मैंने समझाते हुए अपनी क्रोइसेन गोद में रखी। मैंने कुछ बहुत शानदार जगह भी देखी और पेरिस उन सब शहरों में से सबसे सुंदर है जो मैंने देखे। इस खूबसूरत दिन में मुझे किसी की कमी नहीं खल रही और इसकी खूबसूरती मुझे अंदर तक बांध रही है। मैंने कहा। वो हंसे। तुम्हें यकीनन कभी प्यार नहीं हुआ है? जब भी मैं अपनी जवां दुल्हन से दूर होता हूँ तो मानो मेरी जान ही निकलने लग जाती है। मेरे अंदर कुछ ऐसा था जिसे मैं हटा नहीं सकता। ऐसा लगता था कि मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। यही तो समस्या है। मुझे प्यार है, इसीलिए तो मैं ट्रैवल करता हूँ। मैं भागने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने शांति से कबूला। बुजुर्ग व्यक्ति ने धीरे से सिर हिलाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम महिलाओं के बारे में क्या सोचते हो।
मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने उनसे क्या सीखा। अपने सफ़ेद होते बालों के साथ मैंने खूब अनुभव लिया है, उन्होंने मजाक करते हुए कहा। प्लीज़, मैंने उन्हें उकसाते हुए कहा। मुझे आपके विचार जानने में पूरी दिलचस्पी है। बोलने से पहले उन्होंने पेस्ट्री का एक बड़ी सी बाइट ली। मेरी नैन्सी काफ़ी कुछ तुम्हारी जैसी ही थी। उसमें वो सब था जिसके सपने एक आदमी देखता है। उसके बारे में कल्पना करने से ही मैं बहुत भावुक हो उठता। लेकिन मैं भी मूर्ख था जो उससे कभी कहा नहीं कि मैं शुरुआत में उसकी कितनी परवाह करता था। जब मैंने उसे बताया तब तक उसका अतीत हमारे वर्तमान पर हावी हो गया था और उसने अतीत को हमारे बीच आने दिया। वो किसी से प्यार करती थी जो जिंदगी के उतार चढ़ावों में उसके खूबसूरत दिल को तोड़कर चला गया था। निशा के बारे में सोचते हुए मेरा मन भर आया था। मैं सोच रहा था कि वो और कबीर क्या कर रहे होंगे। क्या उनकी शादी हो गई होगी? वो बोलते रहे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने उसे क्या बताया। उसके घाव गहरे थे और उसे अपना दिल खोलने में काफ़ी समय लगा। तब तक हम दोनों अपना करियर बना चुके थे और हमारी शादी हो गई थी। अब जब समय बीत गया है तो उसे वापस पाने के लिए मैं कुछ भी कर गुजरने को तैयार हूँ। क्या हुआ था? मैंने पूछा। उसने मुझे तलाक दे दिया। बूढ़े आदमी ने आह भरी। वो कभी उस आदमी को भूल नहीं पाई थी जिसने उसका दिल तोड़ा था, और उसने मेरे प्यार का मरहम अपने घाव पर लगाने से मना कर दिया। मैंने अपने पैरों के नीचे ताज़ा कटी घास को देखा। उससे पहले कि मैं कुछ कह पाता उन्होंने अपनी बात जारी रखी। याद रखना मेरे दोस्त, प्यार बहुत अजीब चीज़ है। जब आपको प्यार होता है तो आप चांद को भी जीत सकते हैं। कोई तुम्हें नहीं रोक सकता। प्यार ऐसा होता है जो नाखोजी के लिए तुम्हारी आंखें खोल देता है। भले ही जगह पुरानी हो, तुम इस दुनिया को उस व्यक्ति के साथ देखना चाहते हो जिसका तुम्हारे दिल पर राज होता है। लेकिन एक बार प्यार खो जाने पर आपके आसपास की दुनिया चरमरा कर गिरने लगती है। जब आप किसी को प्यार करते हो तो समय का कोई अंदाज़ा नहीं रहता, लेकिन यादें तुम्हारे दिल पर अमिट छाप छोड़ जाती है। मुझे लगता है कि इतनी कम उम्र में तुम ऐसे भागकर बेवकूफ़ी कर रहे हो। वो गलतियां मत दोहराओ जो मैंने अपनी अतीत में दोहराई थी। जाओ और जाकर अपने प्यार को जियो। आखिर में हम उन चीज़ों की अफसोस करते हैं जो हम नहीं कर पाए, वो प्यार जिसे हम कबूल नहीं पाए, वो सपने जिनके लिए हम लड़ नहीं पाए। जब भावनाएं निर्मल हो और दिल सच्चा तो भगवान भी नियति बदलने के लिए आपका साथ देता है। वो मुस्कुराए। मेरा उत्सुकता बढ़ गई। लेकिन क्या मैं ये सब छोड़ दूं? मैंने अपने सामने के मनोरम दृश्य की तरफ इशारा करते हुए पूछा। मैं हमेशा से बस घूमना चाहता था। क्या ये सब मुझे एक औरत के लिए छोड़ देना चाहिए? और अगर वो मेरे लिए सही पसंद ना हो तो? बेटा, उन्होंने मेरे घुटनों को थपथपाते हुए कहा, कुछ औरतें अपनी सुंदरता से तुम्हारा दिल चुरा लेती है, कुछ अपनी होशियारी से तुम्हारा दिमाग, और कुछ सिर्फ अपनी उपस्थिति से ही तुम्हारी आत्मा को चुरा लेती है। लेकिन अगर तुम्हें किसी ऐसी महिला मिले जो बिना कुछ किए ही तुम्हारा सब कुछ चुरा ले जाए तो वही तुम्हारे लिए बनी है। उन्होंने खड़े होकर अपने सूट से चूड़ा झाड़ा। अपने सपनों के पीछे अकेले क्यों भागना जब तुम अपने जीवन साथी के साथ उन्हें पूरा कर सकते हो? वो बढ़े और मैंने उनसे हाथ मिलाया। आपने अच्छे पॉइंट उठाए हैं, मैं दिल से कह रहा था। थैंक यू। वो मुस्कुराया। हो सकता है तुम दिनों, हफ्तों, महीनों, सालों या फिर दशकों तक इंतज़ार कर सकते हो, लेकिन तुम बस कैलेंडर ही देखकर अपना समय ही बर्बाद कर रहे हो। और ऐसे में कई महत्वपूर्ण पल तुम्हारे हाथों से फिसलते जा रहे हैं। लेकिन हम में से कुछ लोगों के लिए जो भी है बस अभी ही है। और सच ये है कि हम में से कोई नहीं जानता कि भगवान कब हमारे चाहने वालों को हमसे दूर कर दे। तो अपनी ज़िंदगी के हर पल और ज़िंदगी में आए हर इंसान का साथ एंजॉय करो। वृद्ध व्यक्ति जा चुके थे, लेकिन मेरा मन अभी भी उन्हीं की बातों को सोच रहा था। शायद वो यही कह रहे थे,
हालांकि अभी मेरा सफ़र पूरा नहीं हुआ था। अभी भी बहुत सी ऐसी जगह थी जिन्हें मैं देख लेना चाहता था। मेरा प्लेन हैलिफैक्स नोवा स्कोटिया में उतरा था। वहाँ से मैंने गाड़ी किराए पर ली। मैंने लोगों को कहते सुना था कि केप ब्रिटेन दुनिया का किनारा था। इंडिया वापस जाने से पहले मैं इसे देख लेना चाहता था। बाद में मैंने कैसी कवच के झूलते पुल को पार किया और आइसलैंड पर पहुंचा, जहां गहरे कोहरे ने मुझे खुद में लपेट लिया। अगले दिन मैं गेट को कैपग्राउंड में चट्टान के किनारे बैठे लहरों को पत्थर से टकराते हुए देख रहा था। मेरी पीठ पर सूरज की नरम धूप पड़ रही थी। सूरज की किरणें मेरी कंधों को अपने आहोश में ले रही थी। मेरे आसपास की हवा में इंसानों और मशीनों के शोर नहीं था। केप ब्रिटेन के उत्तरी छोर पर बैठे हुए मैं सच में महसूस कर पा रहा था कि ये दुनिया का किनारा था। मैंने अपने बाईं ओर नरम ढलान को देखा, जो आगे जाकर नजरों से ओझल हो रहा था। वो देखने में तो सुरक्षित लग रहा था, लेकिन मैं जानता था कि ये सिर्फ दिखावा था और ये जगह ठंडे पानी के नीचे तेजी से ढह रही थी। मेरे दाहिने ओर एक छोटा सा बीच था, जिसके ऊपर छाई बड़ी सी चट्टान उसे बोन दे रही थी। हालांकि वो छोटी सी जगह देखने में शांतिपूर्ण लग रही थी, लेकिन चट्टान से गिरती मिट्टी बता रही थी कि यह जगह खतरे से खाली नहीं था। मैंने अपना सिर पीछे की तरफ झुका लिया। जब तक सूरज की गर्मी ने मेरे सिर को तपा नहीं दिया, मैं कब तक भागता रहूंगा। जिंदगी के अकेलेपन को स्वीकारते हुए आखिरकार मैंने खुद से पूछ ही लिया। मेरे मन में मीरा के साथ गुजारे हुए आखिरी पल जीवित हो उठे थे। आंखें बंद करने पर मुझे अपने कानों पर उसकी नरम होठों का एहसास हो रहा था। बेध्यानी में मेरा हाथ उसके स्पर्श को महसूस करने के लिए बढ़ गया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। मुझे उसकी ज़रूरत थी। मुझे भूरी आंखों वाले उस खूबसूरत एंजल की ज़रूरत थी, जिसे मैं बीच राह में छोड़ आया था। ऐसे पलों में मैं सोचता था, क्या मैंने मीरा को छोड़कर गलती कर दी थी? हताशा में मैंने अपनी ठुंडी अपने सीने पर टिका दी। सारे सफ़र पर मन चुरा लेने वाले दृश्य पर मेरा अकेलापन हावी होने लगा था। दुनिया को देखना है, मैंने खुद से कहा, लेकिन अपनी ही आवाज़ मेरे कानों को बेगानी लग रही थी। कुछ नहीं, मैं बस कायर हूँ जो भाग रहा है। किस लिए और किससे? बेध्यानी में मेरी उंगलियां मेरे पास की घास खींचने लगी। उसे मीरा की उंगलियां समझकर मेरी पकड़ मजबूत होने लगी। मैं कितना मतलबी था। मैं उसे चाहता था, लेकिन मैं तो उसकी नरम मुस्कान के लायक भी नहीं था। उसे इस तरह छोड़कर चले जाने के बाद, उससे बाय तक ना बोल पाने के बाद, मैं किसी तरह उसके लायक नहीं था, बल्कि मुझे तो मीरा ही दिखाई दे रही थी। अपने अंधेरे कमरे में बैठी, गालों पर बहते गर्म आंसू, उसके बाल बिखरे हुए थे और हमेशा तने रहने वाले कंधे दुख से झुक गए थे। उसका यह हाल मैंने ही किया था। मुझे फटने की कुछ आवाज़ सुनाई दिया और मैं अचानक वर्तमान में लौट आया। मैंने नीचे देखा तो जाना कि मेरे हाथ निराशा में घास को खींच रहे थे। मैं जल्दी से खड़ा हुआ। मुझे एहसास नहीं था कि अचानक से बड़ा सा मलबा मेरे सामने गिरने वाला था। अचानक आए ख्याल से मैं डर गया था कि अभी इस पल मेरी मौत हो सकती थी, लेकिन अब मैं संभल चुका था। मैं जल्दी से जल्दी अपने घर वापस लौट जाना चाहता था। उस पर मुझे एहसास हो गया था कि मीरा से मिलकर ही मेरा अधूरापन दूर हो पाएगा। ये अकेलापन मेरा दम घोट रहा था। मुझे कुछ करके भी उसके पास पहुंचना था। चैप्टर 17। कभी कभी जैसे चांद धीरे धीरे घटता है, ऐसे ही मेरे दर्द भी कम होने लगा था। विवान के जाने के बाद का खालीपन तो नहीं भर पाया था, लेकिन फिर भी उस अकेलेपन में मानो बरसात की हरियाली घर बनाने लगी थी। कभी कभी मेरे दिल का खालीपन नाराज़गी से भर जाता और मैं विवान को यूं अचानक चले जाने से गुस्सा हो उठती। कभी उस खालीपन में दृढ़ता भर जाती और मुझे कुछ भी करके अपने जीवन में आगे बढ़ना था। मैं खुद को समझाती कि मैं कभी उसका नाम नहीं लूँगी,
कबीर और निशा से भी उसके बारे में कोई बात नहीं करूँगी। यहाँ तक मेरी निजी पलों में भी उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। ऐसे समय में मैं उसकी ही दी हुई किताब रद्दी में रख आती जहाँ वो होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ पल या घंटों बाद में हमेशा वापस उसे उठा लाती। कभी बस ऐसे ही उदासी छा जाती और मैं अपनी घुटनों को अपने सीने से लगाए बिस्तर में पड़ी रहती। कभी मैं हालात को समझने की कोशिश करती। आखिरकार प्यार समझने का ही तो नाम है और अपने चाहने वालों को उनके सपने पूरा करने के लिए आज़ाद छोड़ने का। कभी मुझे किसी बात की कोई परवाह नहीं होती, उसकी, अपने दोस्तों की, अपने काम की। मैं कोई बेकार सा बहाना बनाकर ऑफिस से छुट्टी ले लेती और पुणे के आसपास की जगहों पर यूं ही घूमती रहती। अगर विवान को भागने का इतना ही शौक था तो मैं भी भाग जाऊंगी। मैंने बेवकूफ़ी भी करनी शुरू कर दी थी। जैसे कभी मैं पूरी रात सड़कों पर अकेली घूमती। मुझे हमेशा बताया गया था कि रात में अकेले मत निकलना, लेकिन अब मुझे किसी की परवाह नहीं। कभी मैं किसी परछाई को देखकर डर जाती तो कभी अकेलापन अंधेरे का लुत्फ उठाती। घंटों घूमने के बाद जब मैं अपने घर लौटती तो मैं खुद को यूं जोखिम उठाने के लिए कोसती, अफसोस करती कि मुझे ऐसे रात में नहीं घूमना चाहिए था अकेले। समाचार भयानक खबरों से भरे होते हैं, महिलाओं का अपहरण, शोषण या और बदतर। मैं खुद को खुशकिस्मत समझती कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं खुद से दोबारा ऐसा ना करने का वादा करती और फिर अगली रात में ज़बरन खुद को बिस्तर में रखने की कोशिश करती जब तक कि मैं काबू खोकर दोबारा से रात में घूमने ना निकल जाती। चैप्टर 18 खालीपन। मैं सिटी बैंक की नौकरी छोड़कर बस दुनिया घूमना चाहता था और अब मैं खुद को दोषी मान रहा था। ऐसा कुछ नहीं था जिससे मेरा अफसोस कम हो पाता। बार बार मैं खुद से पूछ रहा था कि आखिर क्यों मैंने किसी को गुड बाय तक नहीं कहा था। हर दिन मैं इस दुनिया में खुशी की तलाश में निकल जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जिससे मेरे दिल को सुकून मिल सके। मैं शानदार जगहों पर घूमा था। ये वो मौका था जिसके लिए मैं कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। मैं बस निकला था, लेकिन यहाँ मैं एक अनजान जगह पर खुद अजनबी था। मैं बस एक घुमक्कड़ था, एक जगह पर ज़्यादा देर तक नहीं ठहर सकता था और किसी को भी मेरी कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, जैसे मीरा को थी। मुझे याद है कि एक बार मैंने उससे उसकी राइटिंग के बारे में पूछा था। मुझे जलन होती है, मैंने माना था। मैं नंबर और आंकड़ों में बेहतरीन था, लेकिन शब्दों के मामलों में मैं बिल्कुल बेकार हूँ। तुम लिख सकती हो अगर तुम्हारा दिल पेपर पर मानो गाने लग जाता है। मैं अपने लेखन से लोगों को प्रेरित करना चाहती हूँ। मैं उनकी आत्माओं को छूना चाहती हूँ। उसने कहा था, मैं चाहती हूँ कि वे कहें कि मैं उन्हें छू सकती हूँ, उन्हें आगे बढ़ा सकती हूँ। मैं उसकी आवाज़ सुन सकता था, लेकिन जब मैं कल्पना में उसे मुस्कुराते हुए देखने की कोशिश करता तो मेरा दिल मेरा साथ छोड़ देता। काश मेरे पास उसकी कोई तस्वीर होती, लेकिन कोई कैमरा उस पल को कैद नहीं कर सकता जब वो हसरत से मेरी आंखों में देखा करती। हाँ, अब मैं मानने लगा था कि ज़िंदगी में मुझे मीरा की ज़रूरत थी। मुझे क्या हो गया था? मैंने खुद से वादा किया था कि मैं कभी प्यार नहीं करूँगा, लेकिन जब मैं मीरा की गहरी आंखों में देखता तो अपना वादा तोड़ देता। वो जहाँ थी जिसमें पहली बार मैंने खुद को तलाशा था। वो खूबसूरत चेहरे वाली आकर्षक महिला थी। दुनिया के प्रति उसकी उत्सुकता, विषयों में उसकी दिलचस्पी मुझे घंटों तक उससे बात करने के लिए मजबूर कर देती थी। मुझे याद था कि कैसे सफ़र के दौरान बार बार मुझे उसके ही ख्याल आया था। अलसफा में कांपती हुई उत्तरी रोशनी मुझे उसके जड़ाव हरे नेकलेस की याद दिला रही थी। केप ब्रिटेन आइलैंड्स में चट्टान पर बैठे हुए मैं कैसे उसके गुमान में घास को नोच रहा था। मुझे रह रह कर उस दिन की याद आ रही थी
जब पार्क में चलते हुए मैंने उसका हाथ पकड़ लिया था, वो दिन जब उसने अपने सैंडल उतार कर नंगे पैर चलना शुरू कर दिया था, वो दिन जब मैंने उसे किस किया था। मेरी आंखें बंद थी, मैं अभी भी उसके होठों की नरमी अपने होठों पर महसूस कर सकता था। मैं बोस्टन में मिला उस छोटी सी लड़की के बारे में सोच रहा था कि मीरा उस ग्रीन डॉग और लड़की के साथ पूल में कितना मस्ती करती। उसे छोटे छोटे पलों को जीना आता था, बिना ये सोचे कि दूसरे उसके बारे में क्या सोच रहे थे। मेरे सफ़र के पड़ाव पर मीरा मेरे साथ थी। जब इंडिया से मैं बिना किसी को गुड बाय कहे निकला, तब भले ही मैं हर चीज़ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी तरह मीरा ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, एक भी जगह पर नहीं। मीरा वो हमेशा जोश के साथ कैफ़े में आती थी। कुछ ऐसा नहीं था जो उसे रोक सके, कुछ भी ऐसा नहीं था जो उसे जोश में कभी ला सके। वो हमेशा मुस्कुराती रहती। इससे आपको एहसास होता है कि ज़िंदगी गुलजार है। अचानक मुझे लगने लगा था कि मुझे घूमने की कभी पड़ी ही नहीं थी। मैं बस उसे ही याद कर रहा था और इंडिया में बिताए अपने पलों को। सच ये था कि घूमने के बारे में तो मैंने काफ़ी पहले ही सोचना छोड़ दिया था। मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि मेरे पास किसी से बात करने के लिए कोई दूसरा टॉपिक नहीं था। वास्तव में तो मैं कैफ़े कभी छोड़ ही नहीं पाया था, बल्कि मैं दूर से ही देख रहा था कि वो कैसे मुझे ढूंढ रही होगी। जब मैं उससे पूछता कि तुम्हारा दिन कैसे गुजरा, तो हमेशा उसका एक ही जवाब होता, अब जब तुम पास हो तो सब कुछ अच्छा ही होगा। दुनिया के अलग अलग कोनों से देखा गया हर सनसेट मुझे मीरा के साथ बिताए समय को ही याद दिला रहा था। हम अलग शहर में थे, एक दूसरे से दूर। तुम भले ही इसे पागलपन कहो, लेकिन हर बार जब सूरज निकलता या छिपता, मैं खुद को तुमसे और जुड़ा हुआ महसूस करता। मैं बिना कुछ कहे, बिना किसी को बताए, बिना गुड बाय कहे चला आया था, लेकिन उसके अपने कारण थे। काश मैं वो सब मीरा को बता पाता। मैंने पेरिस के पार्क में उस आदमी की कही बातों को सोचा। आखिर हम हमेशा उन बातों का अफसोस करते हैं जो हम नहीं कर पाए, उस प्यार का जिसे हमने नहीं कबूला, उन सपनों का जिनके लिए हम नहीं लड़े। मुझे अपने दोस्तों के पास वापस जाना था, सबके पास, कबीर, निशा और मीरा। काश मेरे यूं अचानक चले आने से हमारी दोस्ती में दरार ना आई हो। अगर कुछ ऐसा हुआ भी होगा तो उनकी माफ़ी के लिए मैं कुछ भी करूँगा। चैप्टर 19 मरहम। एक सुबह उठकर मुझे अपने दिल का दर्द पहले से कुछ कम महसूस हुआ। मैंने खुद सोचा और महसूस किया कि आखिरकार पिछली रात मुझे अच्छी तरह से नींद आ पाई थी। मैं पूरी रात किसी परेशानी के साथ सोई थी, ना करवटें, ना नींद से जागना और ना ही रोना। मैं बिस्तर से उतरी और तैयार होने के लिए बढ़ी। दरअसल अब मैं अपने दिन का सामना करने को तैयार थी। मुझे यकीन नहीं होता। मैंने सोचा, क्या मैं विवान को पीछे छोड़ चुकी हूँ? क्या मैंने उस सच को मान लिया है कि वो कभी वापस नहीं आएगा? मैं जल्दी से नहाई और काफ़ी अरसे बाद खुद को सही मायने में आईने में देखा। मेरे बाल बढ़ गए थे और मुझे अच्छे से फेशियल की भी ज़रूरत थी। खुद को आईने में देखकर मैंने अपनी नाक चढ़ाई। खुद की साफ सफाई का टाइम आ गया है, मैंने कहा। मैंने तय किया था कि बस अब बहुत हो गया। मैंने जल्दी से इंटरनेट पर सर्च किया और फ़ोन उठाकर नंबर मिलाने लगी। 1 घंटे बाद मैं पुणे के एक स्पा में पहुंच चुकी थी। रिसेप्शन के भूरे सुनहरे इंटीरियर ने मेरा वेलकम करते हुए कंप्यूटर से मेरा अपॉइंटमेंट निश्चित की। मुझे एक कमरे में ले जाकर मुलायम सा वाइट रोब देते हुए उन्होंने मुझे स्पा के अलग अलग पैकेज के बारे में समझाया। मैंने अरोमा थेरेपी से तनाव को पिघलते हुए महसूस किया। मैंने खुद को हल्के संगीत और पानी की आवाज़ के साथ बहने दिया। उस दोपहर में खुद पर मेरा ध्यान देते हुए अपने फेवरेट सैलून में फेशियल, मैनिक्योर और हेयर कट के लिए गई। बाकी के बचे हुए दिन मैं शॉपिंग के लिए निकल गई, जहां मुझे अपने लिए खूबसूरत ड्रेस। उस शाम में अपना शानदार दिन दिखाने के लिए कैफ़े कबीर गई। जब कबीर मुझे अंदर आता देख मुस्कुराया और सीटी बजाई तो मैं खिलखिला।
मैंने निशा की तोड़े चढ़ते देखा, लेकिन फिर मुझ पर नज़र पड़ते ही वह खुशी से उछल पड़ी। मीरा, वो चहचहाई, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मैं बहुत खुश थी। मैं वहाँ ऐसे पोज दे रही थी जैसे मेरी फ़ोटो मैगजीन कवर पर आई हो। निशा ने जल्दी से आकर मुझे गले लगा लिया। क्या हुआ है तुम्हें? क्या मेक ओवर है? कुछ नया हुआ है ना? मेरे कंधे पर हाथ रखकर वो खुशी से मुझे काउंटर तक ले गई। कबीर अभी भी मुस्कुरा रहा था। उसने काउंटर पर थोड़ा आगे झुकते हुए मुझे गले लगा लिया। वो कमाल की लग रही है ना? निशा ने कहा। कबीर ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ मीरा, सच में मैं तुम में आए बदलाव को देखकर बहुत खुश हूँ। क्या कुछ हुआ है? उसने भी उत्सुकता से पूछा। अगर तुम्हारा मतलब है कि मैंने किसी खास से कुछ सुना है तो जवाब है नहीं। मैंने उनकी बात समझते हुए कहा। आज बस सुबह उठते ही मुझे एहसास हुआ कि अब सब हटाने का समय आ गया है। मैंने महसूस किया कि मैं कितनी झल्ली लग रही थी, तो मैं बस से हेयर कट करवाने पहुंच गई। सिर्फ हेयर ही तो नहीं, निशा ने कहा। नहीं, मैंने स्वीकार किया। मैंने मसाज और फेशियल भी करवाया और फिर मैं शॉपिंग करने के लिए गई। मैं मुस्कुरा रही थी। मुझे लग ही रहा था कि ये नई ड्रेस है, कबीर ने कहा। निशा ने नकली नाराज़गी दिखाई। आदमी लोग कब से ऐसी चीज़ों पर ध्यान देने लगे? उसने छेड़ते हुए कहा। जब से मैं तुमसे मिला हूँ, उसने कहते हुए उसकी तरफ एक किस उछाल दी। मैं एक खुशनुमा माहौल में थी। मेरी हंसी रुक नहीं रही थी और फिर हम देर तक खिलखिलाते रहे। मैं अभी भी बहुत हैरान हूँ, निशा ने कहा। तुम बहुत बदल गई हो, और मीरा, सिर्फ बाहर से ही नहीं, तुम अंदर से भी बदली हुई लग रही हो। तुम सच में चमक रही हो। पता नहीं, मैंने कहा। आज मैं फिर से पुरानी मीरा बनकर उठी। मैंने खुद से लंबी बात की और कहा, तुम्हें खुद से ईमानदार बनकर सच कहना चाहिए। खुद से मत भागो। अपने सपनों या जो लाइफ तुम डिज़र्व करती हो उससे मुंह मत मोड़ो। हाँ, तुम अभी भी जीत सकती हो। तुम्हें और सीखना है और प्यार करना है। तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरा जहां। उठो और दौड़कर उस लाइफ को हासिल करो जो सही मायने में तुम्हारी है। वाह, निशा ने प्यार से कहा। यही सच है। मुझे लगता है हमें इसका जश्न मनाना चाहिए, कबीर ने तय किया और निशा ने ताली बजाकर उसकी बात को स्वीकार किया। यहाँ अभी काफ़ी शांति है, तो यहाँ की भीड़ को हम कुछ देर के लिए स्टाफ के हवाले कर सकते हैं। चलो बाहर डिनर पर चलते हैं। निशा ने मेरी बाह दबाई। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ मीरा। मैं भी। कबीर ने भी हाथ उठाया। ट्रीट हमारी तरफ से है। चलो चलते हैं। हम बढ़िया खाना खाते हुए देर तक हंसते रहे। फिर से यूं खिलखिलाना अच्छा लग रहा था। जब हमने खाना ख़त्म किया तो मैंने अपनी दोस्तों का उस खूबसूरत शाम के लिए शुक्रिया अदा किया। वापस कैफ़े चलो ना, निशा ने कहा। मैं तुम्हारे लिए एक कैपेचिनो खरीदूंगी। मैं मालिक को जानती हूँ, उसने आंख मारते हुए कहा। थैंक यू, लेकिन अब मुझे अपने अपार्टमेंट में जाना चाहिए। मैंने अपनी किताब आधी छोड़ी हुई है। आज जाकर मैं उसे पूरा करने की मूड में हूँ। उन दोनों ने मुझे गले लगाया। ये शाम बहुत शानदार रही, कबीर ने कहा। जब मैं घर की तरफ जा रही थी तो सोच रही थी कि विवान क्या कर रहा होगा। मुझे एहसास हुआ कि अब मैं उसके बारे में बिना किसी कड़वाहट के सोच पा रही थी। महीनों से जो दुख था अब छट गया था। चैप्टर 20 पब्लिशर। जब प्लेन आखिरकार इंडिया में लैंड हुआ तो मैं वहीं से टैक्सी लेकर सीधा कैफ़े कबीर पहुंचा। कैफ़े में कुछ नहीं बदला था। वहाँ अभी भी वही रौनक थी जो पहले हुआ करती थी। कॉफ़ी की महक तो मदहोश कर देने वाली थी। मैं बेसब्री से अपनी प्यारी ब्लैक कॉफ़ी पीना चाहता था, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे अभी किसी और चीज़ की ज़रूरत थी। हाय निशा, क्या मीरा है यहाँ? मैंने पूछा तो निशा मुझे इतनी हैरानी से देख रही थी जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो। वो गहरे सदमे में खड़ी थी। मैंने उसे गले लगाया और फिर से पूछा, क्या वो है यहाँ? नहीं, तुमने उसे मिस कर दिया। वो अभी कबीर के साथ पब्लिशर के पास गई है। हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें उसकी किताब पसंद आ जाए। अचानक उसकी आवाज़ में शिकायत उमड़ आई। क्या तुमने कभी नहीं सोचा
कि इस तरह गायब हो जाने से पहले तुम्हें उससे बात कर लेनी चाहिए थी। मैं तड़प उठा। मैं जानता था वो सही कह रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि मैंने ये सब क्यों किया। विवान, तुम्हारे जाने के बाद वो हर दिन रोई थी। तुमने उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया था। विवान, सच में तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते थे? हम सबके साथ। निशा ने मुझे ब्लैक कॉफ़ी दी। मैंने बड़े मन से उसे पिया, हालांकि मेरे मन में ख्याल आ रहे थे कि उसने कितने बेमन से उसे बनाया होगा। मुझे सच में लगता है कि अगर तुम उसे बताकर गए होते तो शायद उसकी इतनी बुरी हालत नहीं हुई होती। उसे इसी बात की तकलीफ ज़्यादा थी कि तुमने उससे जाने से पहले कहा भी नहीं। विवान, तुमने किसी से नहीं कहा कि तुम जा रहे हो? कोई नहीं जानता था कि तुमने सिटी बैंक में अपनी नौकरी छोड़ दी थी, जब तक कि मीरा और कबीर खुद तुमसे मिलने बैंक नहीं गए थे। क्या वो मुझसे मिलने गए थे? मैंने दुविधा से पूछा। हाँ, वो तुमसे मिलने गए थे, और तब जाकर हमें पता चला मीरा की तुम्हारी परवाह थी। हम सबको तुम्हारी परवाह थी विवान। तुमने ये भी नहीं बताया कि तुम अपने ईमेल अकाउंट और फ़ोन भी बंद कर रहे हो। उसने हर दिन तुम्हारे मैसेज का इंतज़ार किया, हर दिन, लेकिन उसे कोई मैसेज नहीं मिला। वो उन टूटे सपनों में उलझ गई जिन्हें तुम चकनाचूर कर गए थे। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने सोचा कि मैं और मीरा बस अच्छे दोस्त थे। मैं फुसफुसाया। दोस्त एक दूसरे से गुड बाय बोलते हैं, दोस्त बात करते हैं, दोस्त एक दूसरे को सब समझते हैं। अगर दोस्ती से तुम्हारा मतलब है यूं अचानक चले जाने से है, तो विवान, तुम्हें फिर से स्कूल जाकर दोस्ती का मतलब समझना चाहिए। विवान, तुम बिना एक शब्द कहे चले गए थे। तुमने जो किया उसे भागना कहते हैं, क्योंकि तुम ज़रूर किसी चीज़ को संभाल नहीं पा रहे थे। तुम इसी चीज़ में तो बेहतर थे, यही कहा था ना तुमने शुरुआत में। तुमने तो मुझसे या कबीर से तक गुड बाय नहीं कहा। मुझे लगा था कि तुम दोनों एक दूसरे की बहुत कद्र करते हो। तुम्हारे लिए वो शायद फाइनेंशियल साझेदारी रही होगी, लेकिन कबीर सच्चे मन से तुम्हें अपना मानता था। मुझे लगता है अपने रहस्यमय व्यक्तित्व से तुमने साबित कर दिया है कि तुम सिर्फ वही नहीं हो जो हम सब तुम्हें समझते थे। तुम मुझसे भी बहुत अलग हो। मैंने अपने सिर लटका दिया। मैं जानता था कि मैंने जो इन लोगों को दुख दिया है उसकी भरपाई करनी होगी, लेकिन निशा की बातें सुनकर तो मुझे सच में खुद से बहुत शर्म आ रही थी। उसने काउंटर से आगे जाकर मुझे गले लगा लिया। एक पल के लिए तो मैं वहीं जम गया। अभी ये लड़की मुझे चले जाने के लिए धुतकार रही थी, और अब वो मुझे प्यार से पुचकार रही थी। सबसे बड़ी बात है विवान, वो बोली, दोस्त एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं। हम कुछ पल ऐसे ही खड़े रहे। मैंने उसके गुस्से को शांत होते महसूस किया। मुझे निशा की परवाह थी, तो उससे मिले ये माफ़ी अभी मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार थी। अचानक मुझे एहसास हुआ कि निशा किसी के बारे में बात कर रही थी। मैं उस पब्लिशर को जानता था। निशा, मैंने जल्दी से कहा, तुम सही कह रही थी। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब मैं उसे सुधारना चाहता हूँ। मुझे माफ़ करना कि मैं फिर से भाग रहा हूँ, लेकिन मुझे इस वक्त कबीर और मीरा से मिलना ही है। गुड लक। मुझे पीछे से उसकी आवाज़ सुनाई दी। वो पब्लिशर कबीर के दोस्त था, जिसके बारे में वो मीरा को बताता रहता था। उसने वादा किया था कि वो एक दिन उन दोनों को मुलाकात करवाएगा। मैं एक छोटे से ऑफिस के रिसेप्शन पर पहुंचा, जिसके डेस्क पर कोई नहीं था। तो मैं सीधा ऑफिस की तरफ बढ़ गया, जहां पब्लिशर और रजिस्टर बैठे थे। वे वहीं पर निर्णय लेते थे कि किताब छपी जानी चाहिए या नहीं। मैं थोड़े बंद हुए दरवाजे से उन लोगों की बातें सुन पा रहा था। मुझे मानना पड़ेगा मीरा कि भले ही ये आपकी पहली किताब है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन है। ये बढ़िया तरीके से लिखी गई दिलचस्प कहानी है। आपको इस क्षेत्र का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है किसी खास ने आपको गहराई से प्रेरित किया है। ये पाठक के दिल को छू लेगी। हर पेज उन्हें एक नई दुनिया में ले जाएगा। के दो मुख्य पात्र विवान और मीरा के बीच प्यार को हम सहजता से महसूस कर सकते हैं। आपने हमें दिखाया कि छोटे छोटे बदलाव भी जिंदगी में बड़ा प्रभाव छोड़ सकते हैं। आपने एक रहस्यमय आदमी के किरदार को गढ़ा है, जो उस लड़की के प्यार में पड़ जाता है। इसके प्लॉट में वाकई दम है।
उस कमरे में बैठा पब्लिशर कह रहा था, लेकिन तभी मेरी सांस अटक गई जब मैंने सुना इसमें एक प्रॉब्लम है। पब्लिशर ने कुछ देर ठहरने के बाद कहा। वो क्या? मीरा ने पूछा। किताब अभी खत्म नहीं हुई है। आपने उसे वहीं ख़त्म कर दिया है जहां विवान चला गया है। आपने इसमें नहीं दिखाया कि विवान के साथ क्या हुआ। आपने बस इतना ही दिखाया कि उन्हें प्यार हुआ और एक दिन वो चला गया बिन बताए। ये किताब का अंत है। विवान को क्या हुआ? क्या वो दुनिया का सफ़र कर पाया? क्या वो कभी लौट कर आया? अगर वो वापस नहीं आया तो क्या मीरा को किसी और से प्यार हुआ? मैं नहीं जानती विवान के साथ क्या हुआ। मीरा ने धीमे से कहा। अगर आप इसे ख़त्म नहीं करती है तो इस पर बात करना समय की बर्बादी है। हम ऐसी अधूरी किताब नहीं छाप सकते। मैं समझता हूँ कभी कभी ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ें बड़ा असर छोड़ जाती है, लेकिन अगर आपको ये मुझसे छपवानी है तो इसका अंत बेहतरीन करना ही होगा। मैं तुरंत अंदर घुस गया। विवान यहाँ है, देखो मुझे, मैं वापस आ गया हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी किताब पूरी करो। मीरा मुझे घूर रही थी। उसके खूबसूरत काले बाल उसके कुम्हलाए चेहरे पर आ गए थे। मैं उसे देख रहा था, उसकी किसी हरकत के इंतज़ार में। अचानक वो कुर्सी से उठते हुए चिल्लाई, विवान! मीरा, मैं वापस आ गया हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मीरा की आंखों में आंसू भर आए और वो वहाँ से जाने लगी। मैंने आगे बढ़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया इससे पहले कि वो दरवाजे से निकल जाती। मैं उसे भागने नहीं देना चाहता था जैसे मैंने किया था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, शायद हमें कैफ़े कबीर चलना चाहिए। वहाँ मैं कॉफ़ी पीते हुए तुम्हें अपने बारे में सब बता देना चाहता हूँ। कबीर ने मुझे कुछ नहीं कहा, वो बस मेरे गले लगा और फिर हम सब कैफ़े कबीर की तरफ चल दिए। मैं कहना चाहता हूँ कि यूँ अचानक से चले जाने का मुझे बहुत अफसोस है। मैंने अपने दोस्तों के साथ मेज पर बैठते हुए कहा। मैंने इस बारे में नहीं सोचा कि इससे तुम लोगों को कितना दुख होगा। ऐसा करने का मेरा मकसद कभी नहीं था। जाने का जो रास्ता मैंने चुना था बेहद गलत था। मैंने तुमसे या कबीर और निशा को गुड बाय तक नहीं कहा। मैंने हर एक के नाम लेते हुए उसकी तरफ देखा। उस बात का दुख मुझे हमेशा और हर दिन रहा, चाहे मैं जहाँ भी गया। मुझे तुम लोगों को बता देना चाहिए था। मैंने आह भरते हुए अपना अंगूठा मीरा की सुंदर उंगलियों पर फिराया। ये बहुत बड़ा एडवेंचर था। मैंने पेरिस का सुंदर सनसेट देखते हुए तुम्हें बहुत याद किया। मैं चाहता था कि उस पल को बांटने के लिए तुम भी वहाँ मेरे साथ होती। मैंने उसकी भावनाओं जानने के लिए उसके चेहरे, उसकी आंखों को टटोला, लेकिन उसमें सिर्फ खामोशी थी। मैं कल तुमसे मिलना चाहता हूँ। मुझे तुम्हें कुछ ज़रूरी बातें बतानी है। मैंने अपना चेहरा आगे करते हुए उसके कान में कहा, फिर तेज़ आवाज़ में मुस्कुरा कर कहा, लेकिन आज रात तुम मेरे एडवेंचर की कहानियाँ जान सकती हो। और फिर अपने सफ़र के किस्से सुनाने लगा। एक और दिन और फिर मीरा सारा सच जान जाएगी। ये मेरे मन पर एक लंबे समय पर पड़ा हुआ बोझ था और मैं उसे लेकर हमेशा परेशान रहता था। लेकिन पेरिस में उन बुजुर्ग व्यक्ति से मिलने के बाद मैं जान गया था कि अब मीरा को मेरी और मेरी भावनाओं के बारे में सब कुछ बताने का समय आ गया था। चैप्टर 21, वो शादी। अगले दिन जब मैं कैफ़े के कॉर्नर टेबल पर पहुंचा तो मुझे एहसास हुआ कि मीरा मुझे देखकर खुश नहीं थी। वो परेशान और नाराज़ थी, लेकिन इस बारे में बात नहीं कर रही थी। तुम मुझे कुछ बताना चाहते थे? उसने पूछा। हाँ, मैंने कुछ घबराहट से कहा। मैं सोचा कि मुझे तुम्हें बताना चाहिए कि मैं क्यों बिन बताए चला गया था। मैंने महसूस की कि वो शायद कुछ और सुनना चाहती थी। मैंने आह भर के उसका हाथ थाम लिया। उसके दूसरे हाथ में मैंने शादी का एक कार्ड रख दिया जिस पर 3 साल पहले 2012 की तारीख छपी थी। उसकी आंखों में हैरानी थी, लेकिन फिर जोर से नाम पढ़ते हुए वो पूरी तरह नाराज हो चुकी थी। विवान संग राधा, तुम शादीशुदा थे? उसने उसे गुस्से से पूछा। मीरा, मैंने गुजारिश की, कुछ भी कहने से पहले क्या तुम मुझे पूरी बात बताने का मौका नहीं दोगी? ऐसा नहीं है जैसे तुम सोच रही हो। मैं क्या सोच रही हूँ? उसकी आवाज़ गुस्से में और तेज़ हो रही थी। तुम तो जानना भी नहीं चाहते कि मैं क्या सोचती हूँ।
मैंने उसके गुस्से को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे पहले भी प्यार हो चुका है, लेकिन जब तुम मेरी कहानी जानना चाहती थी तो मैं बताने की हालत में नहीं था। तो मैंने तुम्हारा ध्यान कबीर की कहानी की तरफ मोड़ दिया, उसकी लव स्टोरी की तरफ। मुझे गलत मत समझो, प्यार सच में खूबसूरत एहसास है। ये दो दिलों की धड़कन है जो एक ही धुन बजाती है। मैं राधा के साथ कॉलेज में था जब सब कुछ बहुत ही बढ़िया था। हमने एक दूसरे के नंबर लिए और जल्द ही हमारा रिश्ता आगे बढ़ने लगा। हम एक दूसरे को पागलों की तरह प्यार करते थे। वो ऐसा प्यार था जिसमें आप बस मदहोश रहते हो। मैंने लंबी सांस ली, फिर हमने शादी का फैसला कर लिया। मैं मीरा को रोते हुए देख रहा था, लेकिन मैंने अपनी बात जारी रखी। जब उसने शादी के लिए हाँ कह दी तो मैं बहुत खुश था। वो खूबसूरत, खुशमिजाज और बहुत इंटेलिजेंट थी। वो हर समय लोगों की मदद के लिए तैयार रहती थी। विवान, मीरा ने रुखाई से कहा, मैं सच में नहीं जानना चाहती कि तुम उसे कितना प्यार करते थे। प्लीज़ मेरी बात ख़त्म होने दो। मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं नहीं चाहता कि वो उठकर चली जाए। उसने अपना हाथ मेरे हाथ से खींच लिया, लेकिन सिर हिलाकर बात पूरी करने का इशारा किया। ठीक है, मैं सुनूंगी, उसने खुद पर नियंत्रण करते हुए कहा। थैंक यू, मैंने कहा। शादी की तैयारियां जोरों से चलने लगी। सब कुछ बहुत ही खूबसूरत था। मीरा करहाई, क्या उसने अपनी आंखें भी घुमाई थी? शायद। मैं जानता था कि मैं उसे परेशान कर रहा था, लेकिन आज उसे पूरी कहानी बताना ज़रूरी था। सच जानना उसका हक था। उसे पूरी कहानी सुनाने के लिए मैंने खुद का मन मजबूत किया। मैंने पानी का बड़ा सा घूंट पिया और फिर आगे की कहानी शुरू की। शादी का दिन आ गया था। मैं पिघले गाइन पहुंचा, जहां हमारी शादी होनी थी। मैं बहुत उत्साहित था। मैं बस जल्दी से अपनी दुल्हन को देख लेना चाहता था। मैंने लंबी सांस ली, लेकिन वो कभी नहीं आई। मैंने उसे फ़ोन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। हम आधा घंटा इंतज़ार करते रहे, फिर 1 घंटा भी हो गया। मैं पागल हो रहा था। राधा हमेशा से टाइम की पाबंद थी, और वैसे भी वो तो उसका शादी का दिन था। क्या हुआ था? मीरा ने शांति से पूछा। वो 3 दिन गायब रही। मैं खा नहीं पा रहा था, सो नहीं पा रहा था, कुछ भी नहीं कर पा रहा था। पुलिस अपनी छानबीन कर रही थी, और एक समय तो ऐसा भी था जब राधा के गायब होने में मुझे ही दोषी माना जा रहा था। क्या तुम कल्पना कर सकती हो, जिस लड़की से मैं शादी करने वाला था वो गायब हो गई थी, और सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे ही उसका दोषी भी माना गया। मीरा ने तेजी से सिर हिलाया। मैं सोच भी नहीं सकती, उसने कहा। तुम्हें कितने बुरे हालातों का सामना करना पड़ा। मैंने आह भरी। आखिरकार उन्हें उनकी बॉडी मिली। उसकी बॉडी? विवान, ओ नो। मैंने हाँ में सिर हिलाया। वो शादी के लिए वेन्यू पहुंचने वाली थी और कुछ पल अकेले में बिताना चाहती थी। उसने शादी का खूबसूरत जोड़ा पहन रखा था, और डायमंड नेकलेस और ईयररिंग्स भी। मेरी आवाज़ ही सपाट हो गई थी और आंखें भी पथरा गई थी। उसका बलात्कार करने के बाद उसे मार दिया गया था। नहीं, मीरा चिल्ला पड़ी। हाँ, मैंने कहा। मेरी आंखों में आंसू थे। उसकी बॉडी पार्क में अर्धनग्नी हालत में मिली। ज्वेलरी लूट ली गई थी, यहाँ तक कि कानों के बालियों को कान चीरते हुए खींचा गया था। मेरी आवाज़ में गुस्सा था। प्लीज़ मुझे बताओ कि उसका दोषी तुम्हें तो नहीं माना गया था ना? नहीं, मैं उस समय शादी के वेन्यू पर था जब उसे मारा गया। क्या वो लोग अपराधी को ढूंढ पाए? हाँ, आखिरकार। मीरा ने आगे एक शब्द नहीं कहा। वो ये भी नहीं कर पाई कि उसे बहुत अफसोस था, जैसे उसने कबीर की कहानी में निशा के अबॉर्शन के बारे में सुनकर कहा था। वो बस सुन बैठी थी। तो ये कहानी थी, मैंने सिसकते हुए कहा। अब तुम जान जाओगी कि मैं क्यों तुम्हें प्यार के बदले प्यार नहीं दे पाया। मीरा, मुझे माफ़ कर दो। मीरा, तुम ठीक तो हो ना? मीरा ने नरमी से पूछा। एक दिन ज़रूर ठीक हो जाऊंगा, मैंने जवाब दिया। अभी के लिए मैं इन यादों को दिल में दबा लेना चाहता हूँ। मैं कभी राधा की या हमारे उस प्यार को भुलाना नहीं चाहता। मुझे एहसास हुआ कि उस पल मेरे हाथ काँप रहे थे और मैं पसीने से तर हो रहा था।
वो बदनसीब दिन आज भी मुझे डराता है। काश तुम राधा मिल पाती, मैंने कहा। मैं जानता हूँ ये अजीब है, लेकिन वो जल्दी से लोगों से घुल जाती थी। मीरा ने मेरा हाथ दबाया। भरी आंखों से वो इतना ही कर पाई। वो बड़ी मुश्किल से खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी। मैं उसके बिना टूट गया था मीरा, मैंने कहा, और आज टूटा हुआ हूँ। मीरा भी अब मेरी तरह फुट फुट कर रो रही थी। हम दोनों ही प्यार के दर्द को महसूस कर पा रहे थे। मैं उसे फिर से रुलाना नहीं चाहता था, सच में बिल्कुल नहीं, लेकिन उसे राधा की कहानी पता होनी चाहिए थी, और ये भी कि मेरा दिल किसका था और हमेशा रहेगा। मैं समझती हूँ कि तुम राधा से प्यार करते थे और कि हमेशा तुम्हारे दिल में उसके लिए एक ख़ास जगह रहेगी, आखिरकार मीरा ने कहा। मैंने तुम्हें बताया था कि जैसा तुम सोचती हो वैसा नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए कभी राधा के साथ धोखा नहीं किया। धरती पर ऐसी कोई लड़की नहीं है जो उसकी जगह ले सके, इसीलिए मैंने भाग जाने का फैसला किया। मैं राधा की यादों और उन डरावने सपनों को नहीं संभाल पा रहा था। वो पुणे और इंडिया में ली गई हर सांस में मेरी साथ थी। वही थी जिसकी वजह से ये जगह मेरे लिए आबाद थी, और कुछ नहीं था जो मुझे यहाँ बांध कर रख सकता था। सफ़र करते हुए मैं खुद को उस दर्द से आज़ाद करवाने की कोशिश करता और उसके गम से उभरने की। मीरा ने समझते हुए धीरे से गर्दन हिलाई। पता नहीं कि वो समझी थी या बस मुझसे सहमत हो रही थी। उसने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा। मुझे बहुत अफसोस है कि ऐसे दिन पर तुम्हारे साथ इतना बुरा हादसा हुआ। राधा सच में बेहद अच्छी लड़की होगी। वो बहुत खुशकिस्मत थी कि उसकी शादी तुम्हारे साथ होने वाली थी। मैं जानती हूँ कि उसे खुशी ही होगी अगर तुम किसी को अपना बना लोगे तो। यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। मैं साफ बताना चाहता हूँ कि मैं किसी और से प्यार नहीं कर सकता। मेरा दिल पूरी तरह से टूट चुका है और मैं अभी सिर्फ राधा को चाहता हूँ। तुम समझो कि मैं इसीलिए तुमसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता। मैं तुम्हें वो प्यार नहीं दे सकता जिसकी तुम हकदार हो। मैं सिर्फ राधा का हूँ और तुम्हें कोई ऐसा ढूंढना चाहिए जो सिर्फ तुम्हारा हो। मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हें वैसे नहीं कर सकता जैसे राधा को करता हूँ। मीरा तभी खड़ी हो गई और पूछने लगी, फिर तुमने मुझे वो सब उपहार क्यों दिए? तुमने मेरी इतनी परवाह क्यों की? तुमने मुझे किस क्यों किया था? क्या तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया? एक पल के लिए भी नहीं? इससे पहले कि मैं कुछ जवाब दे पाता वो जा चुकी थी। चैप्टर 22 चढ़ाई। उसकी सच्चाई बर्दाश्त कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। हाँ, मैं विवान का प्यार समझ सकती हूँ, और राधा के साथ जो हुआ उसमें उसका यूं भाग जाना भी जायज़ था, क्योंकि मैं उससे प्यार करती थी। इसीलिए मैं उसके पास रहकर उसे सहारा देना चाहती थी। लेकिन क्योंकि मैं उसे प्यार करती हूँ तो उसकी कहानी भी समझने के लिए मुझे अपने लिए भी कुछ समय चाहिए था। आंसू मेरे गालों पर बह रहे थे। मैं कार तक पहुँची और ड्राइव करना शुरू कर दी। जाना कहाँ था मैं नहीं जानती थी, लेकिन जब तक मेरे सामने रोड था मुझे बस चलते रहना था। कभी मैं रोड पर दाएं मुड़ती तो कभी बाएं, लेकिन ज़्यादातर समय मैं बस सीधे रास्ते पर ही गाड़ी दौड़ा रही थी। अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं गुंजवानी पहुंच गई थी। यही आगे कहीं रायगढ़ का प्राचीन किला भी था। मैं सालों से वहां नहीं गई थी, लेकिन उसका पथरीला रास्ता अक्सर मुझे बुलाता सा प्रतीत होता था। कार से निकलने से पहले मैंने निशा को एक मैसेज कर दिया। मैं ठीक हूँ, मैंने टाइप किया। राजगढ़ की चढ़ाई पर जा रही हूँ, नीचे आकर तुमसे बात करूंगी, चिंता मत करना। चढ़ाई बहुत मुश्किल नहीं थी, लेकिन मैं खुश थी कि आज मैंने ढंग के जूते पहन रखे थे। मैं तेजी से रास्ते पर बढ़ गई। चढ़ते समय पैरों में हुई जलन से मुझे अच्छा लग रहा था। मुझे दर्द महसूस करना था। मैं समझना चाहती थी। जब मैं किले पर पहुंची तो मेरे फेफड़े धधक रहे थे और मैं बस घास के मैदान पर पथरीले रास्ते ढूंढने के लिए अपनी चाल को धीमा कर लिया। वहाँ कुछ देर सुस्ताते वक्त मैं विवान और राधा के बारे में ही सोच रही थी। मैं उससे प्यार करती थी, लेकिन बस उसकी दोस्त बनकर ही नहीं रह सकती थी। क्या मैं कभी उसे बता पाऊंगी कि मैं उसे कितना प्यार करती थी? और अगर वो भी मुझे प्यार करने लगे तो क्या बाकी की ज़िंदगी में राधा की परछाई बनकर ही बिताऊंगी? बारिश
तेज होने पर मेरे आंसू भी फिर से बहने लगे। मैं फिर से विवान से बात करना चाहती थी और एक बार तो मुझे वापस उतरने का ख्याल भी आया। नहीं, मैं इतना आगे आ चुकी थी कि और चोर दरवाज़ा यहाँ से पास में ही था। मैं कभी उस रास्ते से नहीं गई थी क्योंकि यहाँ खड़ी चढ़ाई थी, लेकिन चोर दरवाज़ा देखने की लालच मुझे आगे बुला रहा था। शायद वो दरवाज़ा मिल जाए। ये कितना बेवकूफ़ाना था, लेकिन मुझ में और ज़्यादा सोचने की हिम्मत नहीं थी। मैंने खड़ी चढ़ाई पर चढ़ना शुरू कर दिया। पथरीला रास्ता जिसके साथ मेटल रेलिंग लगी थी, वो क्या था? मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे बुला रहा हो, लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता। एक मुश्किल जगह पर मैंने सांस लेने के लिए रुकी। मुझे सुस्ताने की ज़रूरत थी। मेरे पैर काँप ही रहे थे और बारिश की वजह से रास्ता फिसलन भरा हो गया था। जब मेरी सांस कुछ संभली तो मैं खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए मुड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं यहाँ से जन्नत को भी छू सकती थी। मैं मुस्कुराई। राहत का एहसास मेरे शरीर पर छा गया, लेकिन फिर मैंने विवान के बारे में सोचा तो महसूस किया कि मेरा यूं आना कितना गलत था। मैंने आंखें बंद करके उसकी आंखों का दर्द महसूस किया। हाँ, वो उससे प्यार करता था। वो बहुत प्यार करता था, लेकिन यही प्यार उसे कितना दर्द भी दे रहा था। उसे सच में मुझे राधा के बारे में बताने के लिए कितनी हिम्मत करनी पड़ी होगी। वो उसकी यादों से बचने के लिए ही दुनिया घूमने गया था, लेकिन वापस आने पर उन्हीं यादों को मेरे सामने यूं रखना पड़ा। और जब आखिरकार हिम्मत जुटाकर मुझे बताया तो मैंने क्या किया? मैं वो सारा दर्द लेकर मुंह मोड़कर आ गई। मैं तो उस हालात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती जिससे वो गुजरा होगा, और फिर से उसे उस दिन को याद करना पड़ा। मैं कहानी सुनी और वापस उसे दर्द देकर भाग आई। मुझे खुद पर बहुत शर्म आई। मुझे बस उसकी वो शब्द ही याद रह गए थे जब उसने कहा था कि वो मुझे प्यार नहीं कर पाएगा। वो निजी बातचीत, उसका प्यार, बलात्कार, खून, शादी का दिन सब फिसल गया और मेरा जवाब बस उन्हीं शब्दों पर टिक गया कि वो मुझे प्यार नहीं कर पाएगा। मुझे उसके पास वापस जाना चाहिए, उससे माफ़ी मांगने, उसे सहारा देने। मैं उसे याद दिलाना चाहती थी कि ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है। हम अपने को खोते हैं, अफसोस करते हैं, लेकिन जब तक हम जिंदा हैं हमें ज़िंदगी से प्यार तो करना ही पड़ता है। मैंने दृढ़ता से सिर हिलाया। अब कैफ़े कबीर वापस जाने का समय आ गया था। फिर वो अचानक से हुआ। मैंने नज़ारे को आखिरी बार देखती हुए अपने चेहरे पर गिर आए बालों को हटाने के लिए रेलिंग छोड़ी। मैंने खड़े पत्थर पर ध्यान देते हुए उतरने के बारे में सोचा, तभी मेरे पैर एक चट्टान से फिसल गई। मैं गिरने लगी, बेताबी से रेलिंग पकड़ने की कोशिश करती हुई, लेकिन मेरा हाथ कुछ नहीं आया। मैं लुढ़क रही थी, पत्थर मेरे शरीर को रगड़ रहे थे और मेरे मुंह से भयानक चीखें निकल रही थी। शुक्र था कि तुरंत अंधेरा छा गया और अब मुझे किसी दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। चैप्टर 23 गुमनामी। मीरा इतनी जल्दी में निकल गई थी कि मैं जान गया था मैंने उसे फिर से तकलीफ पहुंचाई थी। मैं उसके पीछे भागने ही वाला था, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि अपनी ऐसी हालात में मैं उसकी कोई मदद कर पाऊंगा। मैंने एक पट्टी हटाकर उसे अपना बरसों पुराना जख्म दिखाया था जिसे मैं अब तक छिपाता आ रहा था। खुद को संभालने के लिए मैं लॉन्ग वॉक पर निकल गया। मैं चाहता था कि जब वो वापस आए तो मैं खुद को संभाल चुका हूँ। कहीं घंटों बाद मैं वापस आया और उसी कॉर्नर टेबल पर बैठ गया। कबीर उस सीट पर बैठा जिस पर पहले मीरा बैठी थी। मैंने सुना जो तुमने मीरा से कहा, कबीर ने कहा और फिर लंबी सांस ली। प्लीज़ इसे गलत मत समझना, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मुझे तुम पर कितना गर्व हो रहा है कि तुमने इतनी हिम्मत करके मीरा को अपने अतीत और राधा के बारे में सब बता दिया। कबीर के मुंह से उसका नाम सुनकर मैं चौंक गया, लेकिन मैंने सिर हिलाते हुए कहा, थैंक यू दोस्त। और अब तुम समझ गए होगे कि मैं इस तरह क्यों भाग गया था। मुझे तुमसे भी माफ़ी मांगनी थी। मैंने हमारी दोस्ती की कद्र नहीं की। गलतियां हम सबसे होती है विवान, उसने जवाब दिया, और उन्हें पीछे छोड़कर हम आगे बढ़ जाते हैं। तुम अच्छे दोस्त हो और मैं खुश था कि चलो कम से कम हमारी दोस्ती तो अच्छी मोड़ पर थी। कबीर ने
आगे कहा, मीरा तुमसे बहुत प्यार करती है। मैंने आह भरी। मैं उसे बता चुका हूँ, मैं उससे वैसे प्यार नहीं कर सकता। कबीर ने अपना सिर हिलाया। यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम भी उसे उतना ही प्यार करते हो जितना वो तुम्हें। मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम अपने दिल की बात खुल कर क्यों नहीं कर रहे विवान। तुम खुद को सजा दे रहे हो। तुम्हें उसे राधा की तरह प्यार करने की जरूरत नहीं है। तुम उससे मीरा की तरह प्यार करो, कबीर ने समझाया। यही तो मैं उसे बताने की कोशिश कर रहा था। मैंने हताशा से कहा, मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता, यही सच है। इसीलिए मैं किसी को बिना बताए चला गया था। मैं जानता हूँ कि वो मुझे पसंद करती है, लेकिन मैं उसे वो प्यार नहीं दे सकता। दरवाजे के पीछे एक परछाई पर मेरी नज़र गई। मुझे पूरा यकीन था कि वहाँ कोई खड़ा होगा, लेकिन फिर मैंने अनुमान लगाया कि शायद कोई लाइट गुजरी होगी। मैंने राधा से प्यार किया था और हमेशा उसी से ही प्यार करूँगा। मेरे पास कोई स्विच नहीं है जिसे बंद करके कहूँ कि अब मैं उसे प्यार नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ मीरा बहुत परेशान है और मुझसे नाराज़ भी, लेकिन मैंने तय किया है कि इस बात के सामने आने में ही सबकी भलाई थी। कबीर ने मुझे देखते हुए असहमति से अपनी भौहें उठाई। तुम्हें पता है कि एक आदमी औरत के साथ सबसे बुरा क्या कर सकता है? मैंने कंधे उचकाए। हाँ, उससे बेवफाई करके नहीं, उसे अपने प्यार में पागल करके, वो भी तब जब वो उसे प्यार लौटा नहीं सकता। मैं कबीर से नजरें चुरा कर नीचे देख रहा था। वो सही कह रहा था। मुझे दोबारा से खुद पर शर्म आ रही थी। कबीर, विवान, हमें अभी हॉस्पिटल जाना होगा, निशा ने अपना फ़ोन रखते हुए घबरा कर कहा। उसकी आवाज़ के डर को सुन मेरा दिल बैठा जा रहा था। क्यों, क्या हुआ? मैंने पूछा। मीरा, उसका एक्सीडेंट हुआ है। बिना एक शब्द कहे हम तुरंत कैफे से निकलकर कबीर की कार में आ बैठे। वो कहाँ थी? मैंने पूछा। वो राजगढ़ गई थी, निशा ने कहा। राजगढ़? मैं चिल्लाया। वो वहाँ क्यों गई थी और वहाँ क्या हुआ? निशा ने अपना सिर हिलाया। मैं नहीं जानती विवान, हॉस्पिटल चलकर ही पता करते हैं। ये कैसे हो गया था? क्या वो नाराज़ थी और ध्यान नहीं दिया? मैंने सोचा। हमने हॉस्पिटल पहुँचकर मीरा के बारे में पता किया। मिनट घंटों में बदल गए और हम इमरजेंसी वार्ड में बस बेसब्री से इंतज़ार ही कर रहे थे कि डॉक्टर आकर हमें कुछ बता पाएँ। मैं जानता था कि वो एक्सीडेंट था। मैं फिर से वैसे ही लाचारी महसूस कर रहा था जैसे राधा के गायब हो जाने की बात थी। वहाँ लेटी मीरा के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता था। पता नहीं कैसे मेरे मन में ख्याल आ गया था कि मैं जीने भी चाहता था। वो मुझसे दूर चले जाते थे। मैं लगातार इधर उधर चक्कर लगा रहा था और फिर बैठ गया और अपनी बाहें लपेट कर रोने लगा। मैं अपनी कुर्सी पर ही आगे पीछे हो रहा था। मुझे फिर से बताओ निशा, बोल सकने की हालत में आकर मैंने पूछा। राजगढ़, यही बात उसने मैसेज में लिखी थी, निशा ने कहा। उसकी आवाज़ भी आंसुओं से भरी थी। कबीर ने उसे मजबूती से पकड़ रखा था। लेकिन क्यों? वो भाग रही थी, कबीर ने कहा। इसमें ताना था। मैं अपना सिर नीचे लटका कर रोने लगा। मुझे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ और मैंने ऊपर देखा। निशा मेरा ध्यान खींचना चाहती थी क्योंकि डॉक्टर हमारी तरफ ही आ रहे थे। एक ही समय में जहां मुझे आशा की किरण दिखाई दे रही थी, वहीं डॉक्टर के चेहरे के भाव देखकर डर भी लगा। उनकी हालत अभी स्थिर है, डॉक्टर ने शांति से कहा। उनका शरीर बुरी तरह टूट चुका है, लेकिन अभी भी जो हम कर सकते थे हमने कर दिया है। उसे हुआ क्या था? मैंने पूछा। पक्का तो नहीं कह सकता। खबर मिली थी कि फोर्ट की ओर जाते हुए वो गिर गई थी। किस्मत से वहीं पास में दूसरे पर्वतारोही का समूह था जिन्होंने तुरंत इमरजेंसी के लोगों को बुला लिया। अब प्लीज़ मुझे वापस जाना होगा। क्या मैं जाकर उससे बात कर सकता हूँ? मैंने पूछा। सर, उन्होंने संभालते हुए कहा। उनकी हालात स्थिर है, लेकिन इस समय वो बेहोश है। जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता वो किसी से बात नहीं कर सकती। हम उन्हें आईसीयू में शिफ्ट करने वाले हैं। आईसीयू? कबीर ने कहा। मुझे लगा स्थिर से आपका मतलब बेहतर था। वो उतनी बेहतर है कि हम उन्हें शिफ्ट कर पाएँ, लेकिन उनके हालात अभी भी नाजुक है। लेकिन चूंकि वो बेहोश है तो बेहोशी में जान पर खतरे का चांस कम होते हैं। डॉक्टर के शब्द मेरे कलेजे को चीर रहे थे। पता नहीं वहाँ मुझे कितने समय ही हो गया था।
कुछ घंटे या मिनट मुझे याद नहीं, लेकिन जब डॉक्टर मीरा को आईसीयू में भेज रहे थे तभी मुझे कुछ होश आया। उस वार्ड में लोगों को नाजुक हालत में ही ले जाया जाता है। वहाँ मौजूद हर पेशेंट जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। कुछ बीमारियों की वजह से थे तो कुछ मीरा की तरह एक्सीडेंट केस। मीरा का चेहरा सूजा हुआ था, उसकी पलकें बंद थी, उसके सिर पर पट्टियां बंधी थी और उसे कुछ मशीनें लगाई गई थी जिनसे वो सांस ले पा रही थी। मैं नहीं जानता था कि उन मशीनों का क्या काम था, लेकिन इतना जानता हूँ कि उसकी आवाज़ मुझे पागल बना रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब मेरी गलती थी। मैं वो इंसान नहीं था जिसे वो चाहती थी। मैं वो इंसान था जिसने उसे राधा के बारे में बताकर उसका दिल तोड़ा था। वो गुस्से से कार चलाती हुई किले तक पहुंच गई। वहां पहाड़ पर चढ़ाई करने के दौरान ही ये एक्सीडेंट हुआ था। अब मैं उसकी ज़िंदगी के लिए प्रार्थना कर रहा था। मैं यही रहूँगा, प्लीज़ तुम लोग घर जाकर आराम करो। मैं चाहता हूँ जब उसकी आंखें खुले तो वो मुझे अपने पास देखे। मैंने निशा और कबीर से दृढ़ता से कहा। मैं मीरा के पास ही रखी कुर्सी पर बैठ गया। उसके नाजुक हाथ में आईवी लगी थी और मुंह में सांस लेने की नली। मुझे महसूस हुआ कि वो गुमनामी की हालत में थी और मेडिकल के ये औजार उसकी ज़िंदगी रखने की कोशिश कर रहे थे। मेरी आंखें टिमटिमाती लाल और हरी लाइट पर जमी थी और मैं उसे ज़िंदगी से लड़ते हुए देख रहा था। मुझे एहसास हुआ कि मैं भी अपनी सांसों के लिए लड़ रहा था। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने नरमी से उससे कहा। मुझे दोबारा से प्यार को महसूस करने का मौका मिला था और देखो मैंने क्या किया। कबीर सही कह रहा था, एक आदमी औरत के साथ सबसे बुरा यही कर सकता है कि उसे अपने प्यार में पागल करे, और वो भी तब जब वो उसे उसका प्यार नहीं लौटा सके। यही तो मैंने मीरा के साथ किया था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसके सामने बैठकर सुबकने लगा। मेरी आंखें उसी पर टिकी थी और मैं मन ही मन उससे कुछ बोलने की प्रार्थना कर रहा था। उसकी आंखों में कोई हरकत नहीं हुई। मशीनों का शोर मुझे वो बता रहा था जिससे वो शरीर बोल नहीं पा रहा था। उसे ऐसी हालत में देखकर मैं पूरी तरह से टूट गया था। मीरा, मैंने कहा। मैंने तुम्हें तोहफे इसीलिए दिए क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारी परवाह इसीलिए करता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें इसीलिए किस किया क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मैंने हर पल तुमसे प्यार किया और हमेशा करूँगा। यही वजह है कि मैं इंडिया वापस आया। मेरा एक दिन भी तुम्हारे बारे में सोचे बिना नहीं गुजरा। तुम मेरी पूरी दुनिया थी और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि ये सोचता रहा कि मैं अभी भी राधा को प्यार करता हूँ। ओह मीरा, अगर मैंने तुम्हें खो दिया तो मेरी ज़िंदगी भी चली जाएगी। तुमने मुझे जीने की वजह दी, तुमने मुझे अपने सपने पूरे करने की हिम्मत दी, और अब तुम खुद को देखो। तुम टीवों और मशीनों के सहारे हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी हो। उठो मेरे प्यार, जब तुम उठोगी तो मैं तुम्हें सब बता दूंगा कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ। राधा की मौत से उभरने का जरिया मैं तुम्हारे साथ ढूंढ लूँगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं सह नहीं पाऊँगा, ये सब संभाल नहीं पाऊँगा। बीच बीच में नर्स आकर मीरा को चेक कर जाती, वो क्लिपबोर्ड पर कुछ लिख जाती। कुछ नर्सों ने मुझसे बात करने की कोशिश भी की, जबकि कुछ ने मुझे अनदेखा किया, लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मैं बस मीरा का हाथ पकड़े बैठा था और मैं वहाँ से जाने से मना कर दिया था। जब दिन रात में बदल जाता तो मैं वहीं कुर्सी पर मीरा के हाथ पकड़े हुए ही सो जाता। मशीनों की आवाज़ में मुझे अच्छी नींद नहीं आती, लेकिन मैं एक पल के लिए उसका हाथ छोड़ने को राजी नहीं था। वो भी सच जान जाएगी, और अंदर ही अंदर मैं भी समझ गया था कि वो राधा की जगह नहीं ले रही थी, बल्कि उसने मेरे दिल में अपनी एक अलग जगह बना ली थी। वो जगह सिर्फ उसी की थी। ज़िंदगी के कुछ हिस्से हमसे इस कदर जुड़े होते हैं कि हम उनकी मौजूदगी का पता नहीं चलता, लेकिन उनके जाने के बाद एहसास होता है कि वे हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण थे। हालांकि एक दिन हमें एहसास होगा कि हर हिस्सा धुंधला गया है, हर पल फीका पड़ गया है, किसी पुरानी किताब की तरह। चैप्टर 24। घंटे दिनों में बदल गए और दिन हफ्तों में। मैं बहुत थक गया था और बिल्कुल उजड़ा हुआ लग रहा था। जब कबीर और निशा मेरे लिए खाना लेकर आए थे। वो कैसी है? कबीर ने पूछा। मैंने कंधे उचकाए। डॉक्टर का कहना है कि उसकी ब्रेन एक्टिव हो रही है।
जो अच्छी बात है। इसके अलावा उसे अभी तक होश नहीं आया है, वो अभी भी कोमा में ही है। मुझे डर है कि मैं उसे खो दूंगा। मुझे अपने दिल की बात उसे बता देना चाहिए थी, लेकिन मैं खुद को इस सब से बचाने की कोशिश कर रहा था। और अब यहाँ मैं हॉस्पिटल के इस कमरे में दोबारा से उसी दौर से गुजर रहा हूँ। विवान, तुम्हें घर जाकर नहा लेना चाहिए, कुछ घंटे आराम करो और अपना ध्यान रखो। कम से कम शेविंग तो कर लो, अब तो तुम्हारी दाढ़ी भी बड़ी हो गई है। निशा ने ध्यान दिलाया। जब तक मीरा को होश नहीं आ जाता मैं कहीं नहीं जा सकता। ये बात कहते हुए मैं बिल्कुल बच्चों की तरह जिद कर रहा था, लेकिन मैं किसी भी तरह उसके पास से हटने को तैयार नहीं था। नर्सों ने मुझे उससे बात करने के लिए प्रेरित किया। कभी कभी मैं उसे अपने सफ़र की कहानी बताता, कभी अपने दिल की। मैंने उसे बताया कि सफ़र के दौरान मुझे एहसास हुआ कि कोई खुद से या अपनी आत्मा से नहीं भाग सकता। जिस दिन हम मिले थे मैं बिल्कुल जम ही गया था। तुम इतनी खूबसूरत लग रही थी। मैं तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन मुझे कुछ भी कहने से डर लग रहा था। मैं अपनी सांस रोककर बहते समय को रोक देना चाहता था। शुरू से ही मैं जान गया था कि मेरे दिल को अपना ठिकाना मिल गया था। नर्स आई तो मैंने बोलना बंद कर दिया। उसने मुझे बहुत खुशी दी। तुम मेरी आत्मा हो, मेरी जान। मैं 5 साल पहले की अपनी ज़िंदगी को मुड़कर नहीं देखना चाहता। मैं जानता था कि हमारी जोड़ी अच्छी लगेगी, लेकिन मन ही मन डरता था। पिछले 5 सालों ने मेरे दिल में डर पैदा कर दिया था, अपनों की खो जाने का डर। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। नर्स ने मीरा के चार्ट में कुछ लिखा। मैंने उसकी तरफ नहीं देखा, लेकिन आंखों के कोने से मुझे पता था कि वो अपनी आंखों के आंसू पोंछ रही थी। स्वीट हार्ट, मैंने गुजारिश की, मेरी हाथ पकड़ो। इसके साथ मेरा दिल, आत्मा, प्यार, विश्वास, आशा, सपने, अतीत और भविष्य सब तुम्हारा है। मेरा हाथ पकड़ो और मैं हमेशा के लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ। मैं कहीं नहीं गया, मैं नहीं भागा। हर किसी को लगता था कि मुझे अपने ज़रूरी काम करने के लिए कमरे से बाहर जाना चाहिए। उन्होंने मुझे बताया कि हालात में ज़रा भी सुधार आने पर हॉस्पिटल से मुझे फ़ोन आ जाएगा, लेकिन मुझे उनके फ़ोन की ज़रूरत नहीं थी। मैं खुद उसकी गहरी भूरी आंखों को खुलते हुए देखना चाहता था। चैप्टर 25। मैंने आसपास देखा, लेकिन कुछ भी जाना पहचाना नहीं लगा। मैं कहाँ थी? मैंने ज़मीन देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे एक ही समय में मैं कहीं थी और हर जगह भी थी। क्या मैं उड़ रही थी? मेरे मन में बहुत कन्फ्यूज़न था। फिर मुझे कोई अपने पास महसूस हुआ। मैं उसे देख नहीं पा रही थी, लेकिन जानती थी कि वो कौन था। मैंने तुम्हें देख लिया विवान, मैं चिल्ला रही थी। हमारे बीच इस अनजानी दूरी के बावजूद मैं तुम्हें महसूस कर सकती हूँ। मेरे पास बैठकर कहे शब्दों से मैं तुम्हें देख सकती हूँ। जब भी तुम मुझे चेक करने के लिए छूते हो, मैं तुम्हारा स्पर्श महसूस कर सकती हूँ, लेकिन किसी चीज़ की कमी है, कुछ ऐसा जिसे मैं महसूस नहीं कर पा रही। तुम्हारी गर्माहट। कुछ रातों को जब तुम मेरा हाथ पकड़ कर बैठते हो तो मैं तो अपनी हथेलियों पर तुम्हारे आंसू महसूस कर पाती हूँ, लेकिन ये नहीं पता चलता कि वो ठंडे हैं या गर्म। क्या मुझ में अब महसूस करने की क्षमता नहीं रही? विवान, मुझे बताओ कि जब भी तुम्हें सुबकता हुआ देखती हूँ तो मेरा रोने का मन क्यों नहीं करता है? मैं रोने के लिए बहुत जोर लगाती हूँ, जिससे मेरे अंदर का सारा गुस्सा, सारा हताशा निकल सके, लेकिन हमेशा फेल हो जाती हूँ। विवान, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं डरी हुई हूँ। मैं बस यही चाहती हूँ कि किसी तरह हाथ हिलाकर मजबूती से तुम्हारा हाथ थाम लो। मैं अपनी उंगली तक उठाने की बहुत कोशिश की, जिससे तुम्हें बता सकूँ कि आशा मत खोना, लेकिन सब बेकार रहा। मुझे उन पलों के सपने आते हैं जब हम पहली बार मिले थे और हमने कितना अच्छा समय बिताया था। मैं अभी अपने सच से भागने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि उन सपनों में खो जा सकूं जहाँ तुम और मैं साथ हो। लेकिन फिर जब मेरी आंखें खुलती है तो मेरा सामना अंधेरी सच्चाई से हो रहा होता है। मैं अपनी आंखें बंद कर अंदर की रोशनी देखना चाहती हूँ, लेकिन मैं तो अपनी आंखों को भी महसूस नहीं कर पा रही। विवान, ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी ही अंदर फंस गई हूँ। प्लीज़ मेरी मदद करो। चैप्टर 26। एक
भूली हुई डायरी। मशीन चल रही थी और मीरा आईसीयू में बेजान से ही लेटी थी। मुझे नहीं पता था कि वहाँ रहते हुए मुझे कितना समय हो गया था। नर्स आती और मीरा को चेक कर उसकी रिपोर्ट लिख कर चली जाती। एक दिन एक नर्स मेरे कंधे पर अपना हाथ रख कर कहा, उसकी यादें जिंदा है, उसे हर बात याद है। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या कहूँ, तो मैंने बस अपनी सिर हिला दिया। 8 महीने हो गए थे और मुझे मीरा के हालात में कोई सुधार नहीं नज़र आ रहा था। मैं तो एक छोटी सी भी हरकत का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वो बेजान पड़ी थी। मैं मीरा के पास से हिला नहीं था, सिवाय बाथरूम जाने के। जब नर्सें मुझे नहाने का ऑर्डर देती तो मैं जल्दी से जाकर पानी के नीचे खड़ा होकर आ जाता। कभी कभी मैं वही गंदी कपड़े पहन लेता, तो कभी कबीर के लाए हुए साफ कपड़े पहनकर आ जाता। मैं घर नहीं गया था। निशा या कभी रोज़ खाने के समय पर खाना लेकर आते। एक दिन वे मीरा का कुछ सामान लेकर आए थे, इस उम्मीद में कि होश आने के बाद वो सामान देखकर खुश होगी। निशा के लिए सामान में मीरा का एक डायरी भी था। क्या कुछ सुधार हुआ है? एक दिन कबीर ने पूछा था। मैंने अपना सिर हिलाया। नहीं, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि ब्रेन एक्टिविटी बरकरार है। उन्हें लगता है कि वो मेरी बात सुन रही है। जो कुछ भी मैं उसके लिए पढ़ता हूँ वो सुन रही है। आशा है ये बात सच होगी। मैं उसके लिए तेज़ आवाज़ में कहानी पढ़ता हूँ और हर बार उम्मीद करता हूँ कि कहानी ख़त्म होने से पहले वो उठ जाएगी। कबीर ने जाने से पहले झुककर मुझे सीने से लगा लिया। मैं फिर से मीरा के बात कर रहा था। ओ मीरा, काश मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया होता। वजह इतना घुमा फिरा कर कहने के। मैं गलत था। मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता था। मैंने उसके बालों में हाथ फिराया। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मैं वापस इंडिया लौटकर क्यों आया था। इसीलिए नहीं कि राधा के बारे में बताना था, बल्कि इसीलिए कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें उससे भी ज़्यादा प्यार करता हूँ जितना कह रहा हूँ। मेरे दिल में एक अलग जगह तुम्हारे लिए है। उठो मीरा, मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ। मैं चाहता था कि उसकी गहरी भूरी आंखें वापस से सिर्फ मुझे ही देखें, लेकिन उन पलकों में अब कोई हरकत नहीं थी। मैंने आह भरी। कबीर सही था, मुझे तोहफा मिला था। ये श्राप नहीं था, बल्कि प्यार का दूसरा मौका मिला था। मैंने उसे खो दिया। मैंने उसे देखा। उसका चेहरा सूजा हुआ था और उसकी आंखें अभी भी बंद थी और वो ट्यूब से ही सांस ले रही थी। वो भी खूबसूरत चेहरे वाली लड़की नहीं थी जो एक्सीडेंट से पहले मीरा हुआ करती थी, जब वो उस दिन गुस्से से कैफे से निकल गई थी। जाने मन, मैं विनती की, बस सांस मत लो, अपनी ज़िंदगी खुलकर जियो। अभी भी कुछ हरकत नहीं हुई। मैंने उसकी पुरानी डायरी उठाकर उसे देखा। उसकी मदद का ज़रूर कोई ना कोई ज़रिया तो होगा ही, भले ही वो कोमा में थी। मैं उसकी कुछ मदद तो कर ही सकता था। मैं नहीं जानता था कि इससे वो हमारी दुनिया में वापस आ पाएगी या नहीं, लेकिन उसकी लिखी कहानी को जोर से पढ़ना शुरू किया। हर दिन वो अपने आसपास की दुनिया से अनजान बनी रहती। मैं उसे कैफ़े के मुसाफिर के बारे में बताता और कैसे वो एक दिन दुनिया देखने के लिए एडवेंचर पूरा करने के लिए निकल गया। लेकिन अब वो उसके सामने बैठा, उसका हाथ अपने हाथों में लिए पुणे का सनसेट देख रहा था। फिर मैंने पन्ना पलटकर देखा तो सामने वो लिखा था जिसे उस दिन कैफ़े में कबीर ने जोर से पढ़ा था। उन्हीं पन्नों के बीच एक नेपकिन था जिस पर खूबसूरत लिखा हुआ था। वो खूबसूरत थी और इसकी राइटिंग तो खूबसूरत से भी बढ़कर थी। काश ये बात मैं उसके होश में आने पर उसे कह पाऊँ। विवान मुसाफिर के साथ शुरू हुआ सफ़र अभी भी जारी था। उसने हमारी हर छोटी बात को नोट किया था। उसने साथ में गुजारे हमारे हर पल को ऐसे कैप्चर किया था जैसे उसका दिमाग कोई कैमरा हो। उन पलों का मैं गवाह था। मैं पन्ना पलटते गया और उस दिन के पन्ने पर पहुंचा जब मैं चला गया था। वहाँ के पन्ने फाड़ दिए गए थे। ये वो पन्ना होंगे जिन्हें उसने अंत समझा था। मैं जानता था कि मैं कोई राइटर नहीं था, लेखक होना तो दूर की बात। मैं पन्ना पलटा, विवान वापस आ गया था। उस पर लिखा था। वहाँ पर लंबा सा पैराग्राफ था कि कैसे मैंने उसे हैरान किया था। मैं आगे पढ़ता रहा।
उसमें लिखा था कि मैं उसे अगले दिन कैफ़े में कुछ बताने के लिए बुला रहा था। मुझे लगता है कि आखिरकार वो कबूल करने वाला ही था कि वो मुझसे प्यार करता था। शायद वो मुझे प्रपोज करने वाला था। मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं उत्साहित भी हूँ। मेरे पेट में तो अभी से गुड़गुड़ाहट होने लगी थी। मैंने पढ़ना बंद कर दिया। बदकिस्मती से उस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मेरी आंखों में फिर से आंसू भर आए थे। मैं क्या सोच रहा था? मैं इतना कठोर कैसे हो सकता था? चैप्टर 27। मीरा अभी भी बेहोश थी। मेरा सब्र भी जवाब देने लगा था और मैं जानता था कि मैं बस अब टूटने ही वाला था। मुझे अपनी बात कहनी ही थी, नहीं तो मैं पागल हो जाने वाला था। मैंने उसका हाथ पकड़ा, अपनी आंखें बंद की और मैं अपने दिल का हाल कह दिया। मैं कहानीकार नहीं था और ना ही कभी बनने की ख्वाहिश थी। मैं तो कभी अच्छा पाठक भी नहीं रहा और नहीं जानता कि कभी बन भी पाऊंगा कि नहीं। लेकिन अब मेरे पास उससे भी बहुत ज़्यादा है। हर सुबह मैं उठकर जीने के बहाने खोजा करता। हर रात सोने से पहले ना मरने की वजह तलाशता। हर पल में आशा, ख्वाहिश और प्यार के कारण ढूंढता, लेकिन कोई कारण नहीं मिलता जब तक मैं तुमसे नहीं मिला। मैंने खुद को झमेलों, कन्फ्यूजन और डर में घिरा हुआ ही पाया, लेकिन तुमसे मिलकर मेरा मन शांत हो गया। हमारी किस्मत और नफ़रत का फैसला समय की हाथों में ही होता है और जब समय बदलता है तो सब बदल जाता है। सब कुछ कभी बुरे के लिए और कभी अच्छे के लिए। तुमसे मिलने से पहले तक मैं ऐसा कभी नहीं मानता था। ये कोई कहानी नहीं है और शायद प्यार भी नहीं। ये कहानी से ज़्यादा वास्तविक और प्यार से ज़्यादा ताकतवर है। ये तुम हो, हाँ तुम, सच्ची और ताकतवर। मैं कभी किसी के साथ खुश नहीं हुआ। मैं अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग जगहों पर होकर कुछ अलग महसूस करना चाहता था, लेकिन फिर तुम मुझे मिली और मैंने पाया कि तुम महज एक इंसान नहीं हो, तुम अनंत हो। प्यार, परवाह, भरोसा, सम्मान और समय की अनंत। शायद तुम ही ब्रह्मांड हो जिसे मैं ढूंढ रहा था, या वो ब्रह्मांड मेरे ही अंदर था। तुम्हारी ना तो कोई शुरुआत है ना ही अंत। तुम निरंतर हो, लेकिन तुम्हारा रूप बदलता रहता है। तुम हर जगह ही और सिर्फ मेरे साथ थी। तुम मेरी निर्माता हो या मेरी रचना? मैं खुद से ही ये सवाल करता हूँ। खूबसूरत यही शब्द मुझे सुनाई दिया। हर अक्षर बड़ी मेहनत और कोशिश से बोला गया था। मैंने आंखें उठाकर देखा तो मैं हैरान था। मेरी मीरा थी, उसकी आंखों में आंसू भरे थे। मैं नहीं जानता था कि क्या कहूँ। क्या ये चमत्कार था या प्यार की ताकत या नियति? मैंने उसे चूमा और अपना चेहरा उसके चेहरे से सटाकर दोनों के आंसू मिला दिए। किस्मत ने मुझसे मेरी कहानी निकलवा ही ली। जब विवान से मिली थी तो मैं जानती थी कि उसकी कहानी थी जिसे मैं कहना चाहती थी, लेकिन मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसके लिए मुझे इतनी परतों में उतरना पड़ेगा। मैं अभी भी छड़ी की मदद से चल रही थी। मेरी बॉडी धीरे धीरे रिकवर कर रही थी। मेरी बहुत सारी हड्डियां टूट चुकी थी। मेरे पैरों को बहुत नुकसान पहुंचा था। कई दर्दनाक थेरेपी से मैं 2-4 ही हो चुकी थी। एक बार तो मुझे कहा भी गया कि मैं कभी चल नहीं पाऊंगी, लेकिन मुझे भरोसा था कि जिस दिन मैं कैफ़े में लोगों के सामने अपनी किताब पढ़ूंगी, उस दिन मैं अपने पैरों पर खड़ी होऊंगी। मैं व्हील चेयर से अपनी नई शुरुआत नहीं करने वाली थी। विवान से मिले हुए लगभग 2 साल हो गए थे। तभी से उसकी कहानी मेरे मन में बुनने लगी थी। उस दिन अर्जुन मेहरा की कहानी सुनते हुए मैं कितनी बच्ची थी। मैं बेसब्री से लेखक बनना चाहती थी। अब अपने सामने लोगों को बैठा देख मुझे अपने हाथ कांपते से महसूस हो रहे थे। मैं हमेशा से उन्हें अपनी कहानी सुनाना चाहती थी और आज महसूस हो रहा था कि सच में मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल गई थी। विवान ने इस पर ध्यान दिया और अपना हाथ बढ़ाकर हौसले से मेरा हाथ थामा। उसके हाथ की एनर्जी से मेरा कांपना थमा और मुझे ताकत सी मिलती हुई महसूस हुई। आखिरकार मेरी किताब ख़त्म हो चुकी थी। अब वो अधूरी कहानी नहीं थी। मैं हैरान थी कि पब्लिशर को यह आइडिया अच्छा लगा था कि विवान भी उसमें अपना नज़रिया रखे, और मैं इस बात से रोमांचित थी कि भले ही उसकी शुरुआत मैंने अकेले की थी, लेकिन अंत हम दोनों ने साथ मिलकर किया। चिंता मत करो, सब ठीक होगा, विवान ने फुसफुसाते हुए मुझे किस किया। तुम ऐसे दिखा रहे हो
जैसे तुम्हें पूरा भरोसा है। मैंने फुसफुसाते हुए उसे चूम लिया। काश मुझ में तुम्हारी तरह हिम्मत होती, मैं तुम्हें हिम्मत दूंगा। वो मुस्कुराया। इस बार तुम्हें अकेले पब्लिक का सामना नहीं करना पड़ेगा, हम दोनों साथ में करेंगे। लेकिन राइटर तो तुम ही हो, तुम ही शुरू करो। तुम्हें अपना मंच खुद ही संभालना होगा। आखिरकार अगर तुम नहीं होती तो ये किताब कभी लिखी ही नहीं जाती। उसकी आंखों में देखते हुए मैं मुस्कुराई। उसकी आंखों की दुनिया में मुझसे प्यार था। जिंदगी में ना सिर्फ मुझे मेरी कहानी और मेरी अस्तित्व मिला था, बल्कि उन्होंने ही मुझे एहसास कराया था कि खुशियाँ बांटने से ही सपने पूरे होते हैं। कबीर ने अपनी घड़ी देखते हुए मुझे इशारा किया। उसने मुस्कुराकर अपना गला साफ किया। लेडीज एंड जेंटलमैन, उसने तेज आवाज में कहा, वो समय आ गया जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। मैं आज आप सबको मीरा से मिलवाते हुए खुश हूँ। हमारी ऑथर मीरा ने भी आप ही की तरह शुरुआत की थी। वो भी वहाँ घंटों कुर्सियों पर बैठी रहती, कभी कभी तो पूरी रात, कभी सप्ताह तक, ताकि बेहतरीन कहानी लिख सके, कबीर ने कहा। भीड़ ने खुशी से तालियां बजाने के साथ मेरा स्वागत किया। मेरा दिल इतना जोर से धड़क रहा था कि मुझे पूरा यकीन था कि कोई गड़बड़ तो मैं कर ही दूंगी। मेरी आंखें भीड़ को देख ही रही थी। सबकी आंखें मुझ पर जमी थी, लेकिन मेरी दीवान पर। उसने प्रोत्साहन से सिर हिलाया। मेरा नाम मीरा है और मैं इस किताब की लेखिका हूँ। 2 साल पहले मैं ऐसे ही कैफे में बैठकर ऑथर अर्जुन मेहता को सुन रही थी। मैं अपनी ही छोटी सी दुनिया में खोई हुई थी और बड़े मन से उनकी बातें सुन रही थी। मैं खड़ी हुई, लेकिन नहीं जानती थी कि मेरे पीछे जो आदमी बैठा था उसका सपना दुनिया घूमने का था। उस पल मुझे एहसास हुआ कि उस आदमी का जिज्ञासा में ज़रूर दोस्ती, प्यार और ज़िंदगी की बेहतरीन कहानी होगी। हालांकि कोई नहीं जानता था कि उसका अंत कैसे होगा। मैंने कहा। मैंने पानी के कुछ घूंट लेकर अपनी बात शुरू की। हर दिन एक नया पन्ना जुड़ता गया। एक चैप्टर ख़त्म होता तो दूसरा शुरू हो जाता। याद रखो, कहानी हर एक के पास है, भले ही वो लव स्टोरी हो या नहीं। वो कहानी सपने, दोस्ती, आशा, अस्तित्व या फिर मौत की भी हो सकती है। और हर कहानी को कहना ज़रूरी है, और इससे भी ज़्यादा हर कहानी को जीना ज़रूरी है। अगर मैं कोई सलाह दे सकती हूँ तो वो यही होगा कि हर दिन को जियो, चाहे दिन खराब ही क्यों ना हो। हर दिन तुम्हारा पन्ना है और उसमें शब्द भरने की पावर बस तुम्हारे ही हाथों में है। मजबूत रहो, लेकिन मत भूलो कि कभी कभी कमज़ोर पड़ने में भी कोई बुराई नहीं है। मैंने कबीर और निशा को देखा। वो मेरी बात सुन ही रहे थे, लेकिन अभी उनका ध्यान कहीं और था। मैं उसके हाथ को निशा के फूले हुए पेट पर देख सकती थी। कैफे के नॉर्मल सिर कॉफ़ी पॉइंट की रखना, कुर्सी के सरकने के बीच कबीर की खुशी की आवाज़ महसूस कर सकती थी। मेरी आंखों में खुशी के आंसू भर आए और मैंने उन्हें पहुंचते हुए वापस अपना ध्यान ऑडियंस पर लगाया। खूब प्यार करो और गलतियों को माफ़ करो, न सिर्फ दूसरों की गलतियां बल्कि खुद की भी। भीड़ ने एक बार फिर से तालियां बजाना शुरू कर दी। अब आप क्या करेंगी? कॉर्नर से एक लड़की ने पूछा। उसकी आवाज़ तेज थी। विवान खड़े होकर मेरे पास आ गया था। विवान से परिचय होने के बाद लोग खुशी से चिल्लाने लगे। उसने अपनी बाहें मेरे कंधे पर रखी और प्यार से उसे दबाया। हम दोनों साथ में दुनिया घूमने जाएंगे और अपने सफ़र की खूबसूरत कहानियाँ लिखेंगे, उसने विश्वास से कहा। आप कहाँ जाएंगे? मैंने जवाब दिया, हर जगह, लेकिन हमेशा साथ। उसने मेरे माथे को चूमा और फिर ऑडियंस से कहा, हालांकि किताब आप लोगों के हाथों में है, लेकिन हमारी कहानी अभी शुरू हुई है।